हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो अगस्त करंट अफेयर्स मैगजीन का हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे एंड यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में। तो बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट न्यूज सभी देख लेंगे। तो यहाँ पर पहला न्यूज है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, एसएफबी। तो ये ट्रांजिशन कर रही है यूनिवर्सल बैंक में। अगर आपको जानना है कि किस तरीके से एसएफबीज जो होते हैं वो ट्रांजिशन कर सकते हैं, मैंने पूरी एक वीडियो बना रखी है स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस में। आप जाकर वो प्लेलिस्ट खोलोगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्मॉल फाइनेंस बैंक से अगर यूनिवर्सल बैंक में हमें कन्वर्ट करना है तो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हमारे पास रहती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर न्यूज क्या है, फिर इसके बारे में समझेंगे। तो आरबीआई ने यहाँ पर इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है कि आप ट्रांजिशन कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो एसएफबी का लाइसेंस है वो इनको 2015 में मिला था और इसने ऑपरेशंस स्टार्ट किए थे 2017 में। इसके एमडी और सीईओ संजय अग्रवाल जी हैं। करंट ऑपरेशंस की बात करें तो इसके पास में बैंकिंग टच पॉइंट्स जो हैं वो आपके 2505 है। इसके अलावा 21 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज में इसकी ब्रांचेस या फिर नेटवर्क जो है वो फैला हुआ है। 16% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रही है। क्वार्टर वन नेट प्रॉफिट आपका 581 करोड़ रहा है फाइनेंशियल ईयर 25 में और 503 करोड़ रहा था आपका फाइनेंशियल ईयर 24 में। अच्छा, इसके अलावा अगर यहाँ पर हम बात करें कि ग्रोथ जो है वो कैसे आ रही है, तो ट्रेजरी अर्निंग से आ रही है। ट्रेजरीज यहाँ पर प्रॉफिट सेंटर्स होते हैं बैंक के। तो देखो होता क्या है, वैसे तो ब्रांचेस से आप प्रॉफिट कमाते हो लेकिन बहुत कम कमाते हो। अगर ट्रेजरी की बात करें तो ये ना बड़े उसमें डील करते हैं अमाउंट में, जैसे कि 5 से 50 करोड़ तक का अमाउंट ये एक बार में डीलिंग कर लेता है। काफी हाई वॉल्यूम ट्रांजेक्शन्स इनके रहते हैं और इसमें आप ये देखोगे कि वैल्यू भी काफी हाई रहती है और रिस्क भी हाई रहता है। तो काफी यहाँ पर प्रोफेशनल लोग सी आते हैं जिन लोगों की काफी अच्छी फाइनेंस वगैरह में डिग्रीज रहती हैं या बोल सकते हैं एक्सपर्टीज रहती है। अच्छा, अब अगर हम बात करें प्रमोटर स्टेक ट्रांसफर, प्रमोटर कौन होता है? किसी भी कंपनी को जो आइडिया से स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ पर इनकी शेयर होल्डिंग 23% के अराउंड है, जिसमें कि हम देखेंगे कि ये आपकी नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी में ट्रांसफर हो जाएगी एज अ पार्ट ऑफ ट्रांजिशन। आरबीआई की गाइडलाइंस क्या है? तो यहाँ पर 2019 में आरबीआई ने ऑन टैप लाइसेंसिंग जो है वो प्रोवाइड किया था कि किस तरीके से स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो हैं हमारे प्राइवेट सेक्टर में उनको ये लाइसेंस दिया जाएगा। अब अगर हम बात करें कि की क्राइटेरिया किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक को बनने के लिए क्या है, तो मिनिमम 1000 करोड़ यहाँ पर होने चाहिए आपकी नेटवर्थ, साथ में 5 साल का सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस होगा और आपको शेड्यूल बैंक का स्टेटस जो है वो भी मिलना चाहिए। लिस्टेड होने चाहिए आप किसी भी रिकॉग्नाइज स्टॉक पर। प्रॉफिटेबिलिटी आपकी लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स में आप नेट प्रॉफिट होना चाहिए, जहां हमने देखा कि इनका 500 प्लस करोड़ का ही रहा है। ग्रॉस एनपीएस की बात करें तो 3% से कम हमारे ग्रॉस एनपीएस होने चाहिए और नेट एनपीए की बात करें तो वो हमारा 1% या उससे कम होना चाहिए लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। प्रमोटर शेयर होल्डिंग की बात करें तो कोई भी फ्रेश मैंडेटरी लॉक इन पीरियड जो है हमारी मिनिमम शेयर होल्डिंग का, वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज हम देख लेते हैं कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है, अब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है ट्रांजिशन उसके अकॉर्डिंग जाता है सेक्शन 22। यूनिवर्सल बैंक जो है वो एप्लीकेबल होगा यहाँ पर सभी एप्लीकेबल नॉर्म्स में, जिसमें कि आपका एनओएफएचसी स्ट्रक्चर आता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, चलो पहले मैं थोड़ा सा अब आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक से लेकर यहाँ पर चीजों के बारे में बता देती हूँ। अगर आपको यूनिवर्सल बैंक में आना है तो आपकी, जैसा हमने देखा कि यहाँ पर नेट वर्थ कितनी होनी चाहिए, 1000 करोड़ होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको एक स्मॉल फाइनेंस बैंक बनना है तो क्या होगा यहाँ पर? देखो, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए आरबीआई की अपनी कुछ गाइडलाइंस हैं। जैसे कि आरबीआई यहाँ पर बोलता है कि आपको डिपॉजिट्स और लोन्स तो देने का अलाउड है, साथ में आप क्या करोगे यहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन करोगे एमएससी एंटरप्राइजेस एग्रीकल्चर और अदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंटिटीज का। आपके पास में कम से कम 25% जो ब्रांचेस हैं वो यहाँ कहाँ पर होनी चाहिए, अनबैंक्ड रूरल एरियाज में होनी चाहिए। और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में 75% आपका जो पोर्शन है वो एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट की तरफ जाना चाहिए। साथ में आपकी जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है, मिनिमम पेड अप कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए कितनी होनी चाहिए, 100 करोड़ यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है। और अगर यूनिवर्सल में करना है तो आपकी नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, 1000 करोड़ रुपीज। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पर।
तो 56th मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जो कि आपकी 4 से 6 अगस्त 2025 में हुई थी। अब किसी भी एमपीसी को कौन यहाँ पर चेयर करता है, तो हमारे जो भी यहाँ पर गवर्नर ऑफ एसबीआई होते आरबीआई होते हैं, तो संजय मल्होत्रा जी हैं। अगर बात करें कौन कौन से मेंबर्स प्रेजेंट थे, तो नागेश कुमार, सौगाता भट्टाचार्य, राम सिंह, पूनम गुप्ता और डॉक्टर राजीव रंजन। पॉलिसी के रेट्स की बात कर लेते हैं। स्टेटस को यहाँ पर हमने मेंटेन किया। अब यहाँ पर बात क्या हुई कि ये हमारा 5.50% रहा, स्टांस हमारा न्यूट्रल था। आरबीआई ने ये बोल दिया कि अब मैं यहाँ पर कोई भी स्पेशल चेंजेस नहीं लेकर आने वाला हूँ अनलेस अंटिल कि यहाँ पर जो इकोनॉमी है, मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी, ठीक है, वो चेंजेस रिक्वायर्ड होते हैं, अदरवाइज यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी तक क्या था कि हम कुछ पॉलिसीज को मेंटेन करने के लिए कर रहे थे। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की बात करें तो ये 5.25 है और एमएसएफ आपका 5.75 है, राइट। तो यहाँ पर आपको इतना भी याद रखना है। -0.5 आप करते हो तो अगर रेपो रेट में से आप कहाँ चले जाते हो, एसडीएफ में, और +0.5 कर लेते हो तो कहाँ चले जाते हो, 25 सॉरी, ये आप चले जाते हो आपके एमएसएफ में। की रीजंस क्या है इस डिसीजन के, तो कंसर्न है एमएसएफ आपका अपर कैप होता है, ये याद रखना, सीलिंग और वो बोलते हैं ना फ्लोर, तो ये सीलिंग कैप होता है और आपका एसडीएफ जो है वो फ्लोर कैप होता है, ठीक है। की रीजंस क्या है डिसीजन के, कंसर्न ओवर इकोनॉमिक ग्रोथ, यहाँ पर एक्सटर्नल हेडविंड्स है, तो यूएस ने 25% टैरिफ लगाया था, वो 50% कर दिया था, अभी भी वो अपने स्टांस पर है। डोमेस्टिक इन्फ्लेशन डायनेमिक्स जो है वो स्टेबलाइज कर रही है, लेकिन रिस्क जो है वो काफी है। इन्फ्लेशन की बात कर लेते हैं तो सीपीआई जो है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन्फ्लेशन हमारा प्रोजेक्शन जो है वो 3.1% है और पहले ये 3.7 था। Q1 की बात कर लें अगर हम फाइनेंशियल ईयर 27 में, तो ये प्रोजेक्टेड है 4.9%। हेडलाइन सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो हमारा डिक्लाइन हो रहा है, तो 8th स्ट्रेट मंथ में वो डिक्लाइन होकर आपका 2.1% आपका पहुंच चुका है, ठीक है। तो आपको ये नंबर्स याद रखने हैं, या तो पेपर पर से लिख लो, और अगर लिख नहीं पा रहे हो तो सिंपली क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बट रिवाइज करके जाना, बिना रिवाइज करे एग्जाम में इस पूरे के पूरे पेज को मत जाना, ठीक है। अच्छा, अब ग्रोथ आउटलुक की बात कर लेते हैं, तो रियल जीडीपी जो है वो आपकी रिमेन है 6.5% पर। Q1 फाइनेंशियल 27 का लिए क्या रहेगा आपका 6.6%। अब जो एमपीसी मीटिंग आएगी सितंबर 29 से अक्टूबर 1 2025, तो बेसिकली 3-3 महीने के गैप में होती है, इसे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज की बात कर ले तो आरबीआई ने एक स्टेटमेंट निकाली है डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज पर। अब यहाँ पर दो ब्रॉड एरियाज को कवर किया है, रेगुलेशन और फाइनेंशियल मार्केट। आरबीआई की 3 कंज्यूमर सेंट्रिंग स्कीम्स आई है फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये याद रखना, क्यों, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में भी क्वेश्चन आ जाता है, तो अब आप ये स्कीम्स मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपके लिए 3 इनिशिएटिव लेकर आए गए, जिसमें की बात की गई कि भाई फाइनेंशियल इंक्लूजन को अब और ज्यादा स्ट्रेंथन करना है। एंड हमें बोला गया कि पहला है आपका जनधन 10th एनिवर्सरी स्पेशल ड्राइव। तो हमें पता है कि प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना का यहाँ पर 10th एनिवर्सरी है, तो 1 जुलाई से सितंबर 30 2025 में पंचायत लेवल के कैंप्स बनेंगे जो कि ऑर्गेनाइज करेगा बैंक को। अब क्या क्या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, डोर स्टेप हम यहाँ पर केवाईसी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, नए अकाउंट्स खोलेंगे, माइक्रो इंश्योरेंस और पेंशन स्कीम्स प्रोवाइड करेंगे, ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म करेंगे, प्रधानमंत्री जन धन योजना के साथ में इसको लिंक किया गया है। इनिशिएटिव 2 क्या है, सिंप्लीफाई करेंगे क्लेम्स फॉर डिसीज्ड कस्टमर्स, जिनकी डेथ हो चुकी है कस्टमर्स की, अब उनके लिए कुछ चीजों को आसान करा जाएगा, तो उनके बैंक अकाउंट्स और सेफ डिपॉजिट लॉकर कंटेंट्स, ठीक है, इन दोनों को हम कवर करते हुए चलेंगे। तो यूनिफॉर्म डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड होगी, सिंप्लीफाइड टाइमलाइन रहेगी ताकि जल्द से जल्द सेटलमेंट हो पाए। इनिशिएटिव 3 की बात करें तो रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म जो है उसको भी ये लोग यहाँ पर अपग्रेड कर रहे हैं। तो हमारा जो रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट के लिए, उसमें हम कुछ एनहांसमेंट्स लेकर आ रहे हैं, जैसे कि आप सबसे पहले तो एसआईपी कर सकते हो। एसआईपी आपको पता ही है, मंथली अगर हम जैसे चाहते हैं या फिर पीरियोडिकली हम यहाँ पर एक सेम अमाउंट अपनी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इम्प्रूव हो जाएगी हमारी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग टूल्स, ताकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ज्यादा एक्सेसिबल हो जाए रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए और डिसिप्लिन एंड रेगुलर इन्वेस्टिंग एनकरेज करने के लिए। आरबीआई इंट्रोड्यूस कर रहा है एसआईपी फैसिलिटी, किसमें, ट्रेजरी बिल्स में, जैसा अभी हमने यहाँ पर देखा था अंडर रिटेल डायरेक्ट स्कीम।
तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि मैंडेट किया जाएगा इन्वेस्टर्स को ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स ऑफ बिड्स, ठीक है। तो वो प्राइमरी ऑक्शन में भी अपना प्लेसमेंट कर सकती हैं बिड्स का। ऑब्जेक्टिव क्या है, रेगुलर डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग हो पाएगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। अब बात कर लेते हैं रिटेल डायरेक्ट स्कीम की। तो ये लॉन्च हुई थी नवंबर 2021 में। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को बोला गया है कि आप ओपन करो और मेंटेन कर कर चलो रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट्स। देखो गिल्ट अकाउंट्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये सब सेम होते हैं। टेबल्स क्या होते हैं, टेबल्स भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं जिनकी आपकी मैच्योरिटी कितनी रहती है, 91, 182 और 364 डेज, ठीक है। इसके अलावा बाई या सेल कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेकेंडरी मार्केट में थ्रू NDSOM प्लेटफॉर्म, ठीक है। नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम होता है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन, उसमें भी हम इसको बेच या खरीद सकते हैं। अब आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट RDG अकाउंट ओपन भी किया जाता है और मेंटेन भी किया जाता है। साथ में सिंगल या जॉइंट होल्डिंग मोड में अवेलेबल होता है ये अकाउंट। कम से कम आप ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पर 2 नॉमिनीज को रख सकते हो। और मोबाइल ऐप भी इसकी लॉन्च हो गई थी मई 2024 में, ताकि आप इजीली इसको एक्सेस कर पाओ। एलिजिबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं, सबसे पहले टी बिल्स, फिर G-Secs यहाँ पर रहती हैं, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स होते हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं, फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स होते हैं। एलिजिबिलिटी एंड लिमिट्स, तो रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स अब आपके FEMA एक्ट के अंडर एलिजिबल रहेंगे। जो लोग वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं रिटेल डायरेक्ट स्कीम के थ्रू। इन्वेस्टमेंट रेंज यहाँ पर आपकी 10,000 रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपीस पर सिक्योरिटी है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में आप यहाँ 4 kg पर इंडिविजुअल पर फिस्कल ईयर इन्वेस्ट कर सकते हो। टेन्योर की बात करें तो 1 साल से 40 साल तक यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रहती हैं, ठीक है। अभी कई बार ये बढ़ भी जाती हैं, लेकिन रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पर आपको शायद ये ना मिले। रिस्क प्रोफाइल, क्रेडिट रिस्क आपका नील है। क्रेडिट रिस्क क्या होता है कि हमारे जिसने भी हमसे पैसा उधार लिया, बोरोवर जो है वो पैसा वापस नहीं कर रहा, वो तो जीरो है, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमसे पैसा ले रही है तो वो तो हमारा पूरा पैसा वापस करेंगे ही। मार्केट रिस्क जो है वो आपका होगा अगर ये फ्लोटिंग रेट्स के साथ में कनेक्टेड है। अब फ्लोटिंग रेट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें मैंने अलग लेक्चर्स में करवा रखी है, आप वहां से जाकर पढ़ सकते हो। सब्सक्रिप्शन ट्रेंड्स, 68% ट्रेजरी बिल्स का होता है, 10.4% ट्रेजरी बिल्स का सबसे ज्यादा क्यों है, क्योंकि ये आपका मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में शॉर्ट टर्म के लिए होता है और आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिल जाता है, ठीक है। चलो रेगुलेटरी या ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स की बात करें तो हमारा CCIL जो है उसको RBI के थ्रू अथॉरिटी मिली हुई है। एग्रीगेटर्स फॉर प्राइमरी इशुएंस, रिसीविंग ऑफिस फॉर यहाँ पर आपका सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स एंड ऑपरेटर की तरह काम करते हैं CCIL फॉर NDSOM प्लेटफॉर्म। CCIL काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है, काफी न्यूज में भी रहती है एंड बहुत ही ज्यादा यहाँ पर आप देखेंगे कि क्लियरिंग के लिए ना इंडिया में मेजरली जो काम होता है वो CCIL ही करती है। अब RBI की ड्राफ्ट डायरेक्शंस आई हैं, टाइमली सेटलमेंट किस तरीके से किया जाएगा ऑफ क्लेम्स ऑफ डिसीज बैंक कस्टमर्स। तो ये आपका इशू हुआ था 6 अगस्त 2025 में, जिसमें कि यहाँ पर हमारा ये स्टेटमेंट ऑफ डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज के ऊपर था। तो सिंप्लीफाई किया जाएगा क्लेम सेटलमेंट्स को। हार्डशिप्स जो यहाँ पर फैमिलीज फेस करती हैं उससे उनको यहाँ पर थोड़ा प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। ये सभी कमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स पर एप्लीकेबल है। अच्छा, इफेक्टिव डेट इसकी 1 जनवरी 2026 से पहले पहले हो जाएगा, उससे बाद में नहीं होगा। बेसिकली नो लेटर देन का मतलब यही है कि उससे पहले कर देंगे, खत्म हो जाएगा दिसंबर, आई थिंक 2025 31 दिसंबर तक लेटेस्ट हो जाएगा। चलो नॉमिनेशन एंड सर्वाइवरशिप, नॉमिनेशन फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पर सेक्शन 45 GA टू GF एंड 56 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है वो बात करता है कि किस तरीके से डिपॉजिट अकाउंट्स, तो यहाँ पर सेफ डिपॉजिट लॉकर्स और जो आर्टिकल्स हमारे सेफ कस्टडी में रखे गए हैं उनको हमें केयर करना है। अच्छा, नॉमिनेशन और सर्वाइवरशिप क्लॉज क्या होता है, देखो नॉमिनेशन होता है, देखो जॉइंट अकाउंट जब होते हैं ना तो उसमें होता है सर्वाइवरशिप क्लॉज। अब सर्वाइवरशिप क्लॉज में क्या है, या तो फिर जब तक यहाँ पर ठीक है दोनों ही इस अकाउंट को इक्वल राइट्स के साथ होल्ड कर कर ऑपरेट कर सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि 2 लोग हैं तो जब तक यहाँ पर प्राइमरी पर्सन जिंदा है ये ऑपरेट करेंगे, इनकी डेथ के बाद में जो सेकंड पर्सन जिनके साथ अकाउंट खोला गया
वो इस अकाउंट को यहाँ पर ऑपरेट करते हैं, ठीक है। और नॉमिनेशन आपको पता ही है, जब किसी की डेथ हो जाती है तो यहाँ पर एक नॉमिनी होते हैं जिनको सारा पैसा दिया जाता है। अगर नॉमिनी नहीं होते हैं तो जो भी लीगल आयर होते हैं उनको ये पैसा दे दिया जाता है। तो बैंक रिलीज करेगी फंड्स को नॉमिनी सर्वाइवर्स में। और कब करेगी? जब पहले तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लेगी, इनकी आइडेंटिटी को कंफर्म कर लेगी कि भाई जो अकाउंट होल्डर है उनकी डेथ हो चुकी है, तो डेथ सर्टिफिकेट लगता है, फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ लगते हैं। अब ऐसी जो पेमेंट्स होती हैं इसमें फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज जो होता है वो बैंक की लाइबिलिटी का कर दिया जाता है। थर्ड आता है सिंप्लीफाइड क्लेम्स। तो कोई भी नॉमिनेशन या फिर अगर कोई भी सर्वाइवरशिप क्लॉज नहीं है तो एक सिंप्लीफाइड प्रोसीजर लगाया जाएगा जिसमें कि इनकन्वीनियंस अपने लीगल आयर्स के लिए खत्म हो जाता है। तो हर एक बैंक एक यहाँ पर लिमिट लगाएगी, 15 लाख से कम की यहाँ पर नहीं होनी चाहिए फॉर सिंप्लीफाइड सेटलमेंट्स, जहां पर आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, डेथ सर्टिफिकेट और ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स। देखो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स को ना एक बार जाकर देख लेना, क्या पैन कार्ड ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा होता है? नहीं होता, ठीक है। और क्योंकि एक नई स्कीम आई है जहां पर ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है तो इसकी एक लिस्ट आप देख लेना जाकर, ठीक है। जैसे आधार कार्ड, आपका लाइसेंस कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सारे लग जाते हैं, ठीक है। इनको एक बार जाकर चेक कर लेना अच्छे से। एनआरसी वाला भी रहता है डॉक्यूमेंट। तो चलो क्लेम्स अबव थ्रेशोल्ड, तो यहाँ पर 15 लाख या फिर उससे ज्यादा का अगर आप क्लेम करना चाह रहे हो तो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे कि सक्सेशन सर्टिफिकेट, लीगल आयर सर्टिफिकेट या फिर डिक्लेरेशन ऑफ लीगल आयर्स। अब यहाँ पर अगर विल होती है, कोई पर्सन है जो अपनी विल के साथ में यहाँ पर उनकी डेथ हुई है, तो जैसे भी क्लेम्स यहाँ पर उसमें बोले गए हैं या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अकॉर्डिंग हम जाएंगे। अब बिल के अकॉर्डिंग हम क्यों जाते हैं? मान लो कोई ऐसा पर्सन है, मिस्टर ए है, ठीक है। इनके बेटों ने जब ये जिंदा थे तो घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन इनके बेटों को पता ही नहीं था कि इनके बैंक अकाउंट में कुछ अच्छा खासा अमाउंट रखा हुआ है। इन्होंने देखा कि ओके कोई और मिस्टर है जो कि इनका काफी ध्यान रख रहे हैं और सेल्फिश नहीं है, ठीक है, सेल्फलेसनेस के साथ काम कर रहा है। तो वो बोलेंगे कि भाई इसको पैसा दो, ये बंदा जो मेरा लीगल आयर है ये तो मेरी केयर भी नहीं करता। तो ऐसी सिचुएशन में बिल काम आती है। अब आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज पर। अब नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। तो स्पेशल केसेस में क्या देखेंगे कि सेक्शन 110 एंड 111 में साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है, साक्ष्य है ये, हाँ। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंडर यहाँ पर बोला गया है कि लीगल आयर नॉमिनी जो भी हैं वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर कोर्ट से पहले ऑर्डर लिया जाएगा कि हम ये प्रिज्यूम करें कि भाई इनकी डेथ हो चुकी है, अब ये 5-10 साल हो गए वापस ही नहीं आए हैं। और जो लॉकर्स हैं जहाँ पर कोई भी नॉमिनेशन या सर्वाइवरशिप नहीं है, वहां पर बैंक जो है वो क्लेम्स को बिना किसी सक्सेशन सर्टिफिकेट या फिर कोर्ट ऑर्डर्स के भी सेटल कर लेंगे। आगे समझ में? अब यहाँ पर बात कर लेते हैं टाइमलाइंस एंड कॉम्पनसेशन की। तो सेटलमेंट टाइमलाइन दी गई है कि भाई 15 दिन के अंदर अंदर जब आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए। देखो अभी क्या होता है, आपको पहले म्युनिसिपैलिटी से जाकर यहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट वगैरह बनवाना होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब वो सब कर लिया आपने, अब आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर गए। जब आप लेकर गए तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर सेटलमेंट हो जाना चाहिए। कॉम्पनसेशन की बात कर लेते हैं। तो डिपॉजिट अकाउंट्स में क्या होगा, बैंक यहाँ पर रीजन एक्सप्लेन करेंगे डिले के लिए। कॉम्पनसेशन की बात करें तो बैंक रेट और 4% का पर एनम यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर कोई भी डिले कर दिए तो आपको फिर यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पेनल्टीज लगेंगी। साथ में लॉकर्स और आर्टिकल्स अगर सेफ कस्टडी में है तो 5000 रुपीज पर डे ऑफ डिले यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। कौन देगा ये पैसा? बैंक देगी। चलो अब नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है आपकी आरबीआई के इंटरनल वर्किंग ग्रुप लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की। तो लिक्विडिटी का क्या मतलब हो गया कि हमें कितना कैश या फिर कैश इक्विवेलेंस अपने पास बचा कर रखने हैं। तो आरबीआई यहाँ पर बोल रहा है कि भाई 7 मेंबर पैनल यहाँ पर था जिसको चेयर किया था डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता जी ने। आप इनको चाहो तो लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हो। की रिकमेंडेशंस क्या है इनकी, पॉलिसी टारगेट। तो यहाँ पर ओवरनाइट वेटेड एवरेज कॉल रेट जो है वो इन्होंने रिटेन करने के लिए बोला। अब ये WACR है क्या एग्जैक्टली, जिस रेट पर बैंक जो है वो इंटर बैंक बोरोइंग कर रहे हैं, एक दूसरे से बोरोइंग्स कर रहे हैं। फिर आती है लिक्विडिटी टूल्स। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस प्रपोज किए गए, जैसे कि सबसे पहले एक बोला गया कि जो 14 डेज का आपका वेरिएबल रेट रेपो है और वेरिएबल रेट रेपो रिवर्स है, ठीक है, रिवर्स रेपो है,
उसको आप कंप्लीटली फेज आउट कर दो, बाहर निकाल दो, अब उसके साथ काम नहीं करेंगे। अब एसडीएफ को लेकर आते हैं, और जो एसडीएफ है उसके थ्रू बैंक्स अपना जो भी एक्स्ट्रा फंड है उनको पार्क कर सकती हैं, यानी कि उनको रख सकती हैं आरबीआई के पास में। अब एक न्यू प्रपोजल और दिया गया, बोला गया कि अगर आप चाहते हो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को मैनेज करना, तो आप 7 डेज का रिवर्स रेपो या रेपो यूज कर सकते हो। साथ में आरबीआई यहाँ पर अलग अलग मैच्योरिटीज के ऑपरेशंस यूज कर सकती है, जो कि आपके ओवरनाइट से 14 डेज तक रहेंगे। अब ओवरनाइट से 14 डेज में कौन कौन से मार्केट्स आपके रहते हैं? एक तो कॉल मार्केट रहता है और एक नोटिस मार्केट रहता है। कॉल मनी मार्केट आपका 0 डेज का होता है, बेसिकली एक दिन के लिए रहता है ना, ओवरनाइट बोल सकते हो आप उसे। और नोटिस मार्केट आपका 2 से 14 दिन तक जाता है, और उससे ज्यादा का अगर होता है तो टर्म मनी कब तक रहता है? 364 डेज तक, है ना, 365 से कम दिन होने चाहिए। फिर आता है कॉरिडोर सिस्टम। अब यहाँ पर बोला कि आपको रिटेन करना है रेपो रेट और मिड पॉइंट जो है आपके कॉरिडोर का, वो रिटेन कर कर चलो। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये आपके कॉरिडोर रेट और साथ में आपके जो यहाँ पर फ्लोर एंड सीलिंग रेट्स हैं, इन्हें मेंटेन कर कर चलते हैं। तो आपको बेसिकली फ्लोर रेट कौन सा होता है? जो मिनिमम रेट होगा, और सीलिंग रेट कौन सा होता है? जो हायर रेट होता है। कैश रिजर्व रेशियो, तो आपको रिकमेंड किया गया कि कोई भी चेंजेस आपके डेली कैश का रिजर्व रेशियो में नहीं होने हैं, और आप 90% का थ्रेशोल्ड यहाँ पर मेंटेन करोगे। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होगे कि ये 90 डेज का थ्रेशोल्ड क्या है 90% का। देखो होता क्या है, आरबीआई रिपोर्ट एवरीडे नहीं ले रही आपकी कैश रिजर्व रेशियो की। आरबीआई कब लेती है? आरबीआई लेती है ऑल्टरनेट डेज में, ऑल्टरनेट वीक्स में। जैसे कि एक होता है रिपोर्टिंग, एक होता है फिर नॉन रिपोर्टिंग, फिर रिपोर्टिंग, फिर नॉन रिपोर्टिंग वीक। अब हर एक उसमें फ्राइडे को आरबीआई रिपोर्ट लेती है, तो रिपोर्टिंग फ्राइडे, फिर आपका ऑल्टरनेट वीक्स में आ रहा है तो हर 14 दिन में आएगा, जिसमें कि आरबीआई बोलती है कि आप 90% ऑफ सीआरआर डेली बेसिस पर एटलीस्ट मेंटेन कर कर चलोगे, और जो एवरेज निकल कर आएगा इन 14 डेज का, वो एवरेज आपका 100% मेंटेन होना चाहिए। तो किसी दिन अगर मान लो कम है हमारे पास कैश, तो वो 90% तक जा सकता है, ठीक है, जितना हमें चाहिए। साथ में अब आपको ये भी याद रखना है कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, कौन से बैंक? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, उनके ऊपर ये 90% का थ्रेशोल्ड नहीं लगता। ओके, चलो इंटरनेशनल कंपैरिजन की बात कर लेते हैं। तो 4 मेजर सेंट्रल बैंक्स जो हैं, वही केवल ऐसे हैं जो ओवरनाइट सिक्योर्ड रेट की तरफ वो जा रहे हैं। ओके, अभी तक हमारे पास में ऐसा कोई भी बैंक नहीं थे, केवल 4 ही ऐसे बैंक रहे हैं सिक्योर्ड, जहां पर कोई कोलेटरल अटैच नहीं है। जैसे रेपो रिवर्स रेपो में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक कोलेटरल की तरह काम कर रही है। कनाडा, ब्राजील, मैक्सिको और स्विट्जरलैंड। आरबीआई क्या प्रेफर कर रहा है कि वो डब्ल्यूएससीआर के साथ में ही यहाँ पर स्टिक रहेगा। आरबीआई की को लैंडिंग अरेंजमेंट डायरेक्शंस आई हैं, इसके लिए मैंने पूरा एक वीडियो भी बना रखा है आई थिंक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर को लैंडिंग हो रही है। को लैंडिंग क्या होता है? देखो को लैंडिंग होता है, मान लो एक इंश्योरेंस कंपनी है या फिर 2 बैंक्स हैं, इंश्योरेंस नहीं सॉरी, यहाँ पर मानकर चलो 2 बैंक्स हैं आपके पास में, बैंक ए और बैंक बी, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मिलकर कोई बड़ा लोन दे रहे हैं। ओके, तो आपके पास में क्या देखने के लिए मिलेगा कि अगर को लैंडिंग हो रही है किसी बैंक और एनबीएफसी के बीच में, या फिर यहाँ पर आपके पास में किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू, तो उन सब पर ये अप्लाई होगा। तो जितने भी लोन्स हैं, चाहे वो प्रायोरिटी सेक्टर के हैं चाहे वो नॉन प्रायोरिटी सेक्टर के हैं, इसमें कंजोर्टियम नहीं आएगा, मल्टीपल बैंकिंग नहीं आएगी और सिंडिकेटेड लैंडिंग नहीं आएगी। देखो ये सब क्या है, देखो इसमें होता है कि आपने मान लो 100 करोड़ का लोन देना है और आप 4-5 बैंक मिलकर या 10 बैंक मिलकर वो लोन दे रहे हो, उसको नहीं लेकर चलेंगे। 2 ही बैंक्स इन्वॉल्व हैं और एक अपना नॉर्मल अमाउंट का लोन दे रहे हो, तो यहाँ ज्वाइंट लैंडिंग होगी 2 रेगुलेटेड एंटिटीज जिन पर आरबीआई अपने कुछ ना कुछ रेगुलेशंस बना रहा है, ठीक है, जो एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर दोनों ही क्या करेंगी, क्रेडिट रिस्क शेयर करेंगी। लोन दिया, लोन जिसको दिया उसने पैसा वापस नहीं किया तो क्रेडिट रिस्क आ गया। अब ये क्रेडिट रिस्क यहाँ पर दोनों ही बैंक्स हमारी क्या कर रही है, शेयर कर रही है। और रिवेन्यू जो मिलेगा, जो इंटरेस्ट इनकम आ रही है, वो भी दोनों कमाएंगी। यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, सर्विस चार्जेस एक्सेट्रा जो भी लगने हैं, वो भी दोनों बैंक्स यहाँ पर कमाएंगी। अब रेशियो का क्या होगा, जो जितना परसेंटेज अमाउंट दे रहा है लोन का। तो सबसे पहले की नॉर्म्स पढ़ लेते हैं। लोन रिटेंशन रिक्वायरमेंट,
तो जितनी भी हमारी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं उनको बोला गया है कि मिनिमम 10% हर लोन का अपनी बुक्स में आप रिटेन कर कर रखोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने 10 लाख रुपए मांगे, आपने एक साथ 10 के 10 लाख रुपए पकड़ा दिए। लोन एग्रीमेंट और ट्रांसपेरेंसी, जो बोरोअर एग्रीमेंट है उसमें सभी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई जाएंगी कि देखो अब एक यहाँ पर दोनों बैंक्स ने लोन देना है ना, दोनों ने पैसा दिया, लेकिन कौन सा बैंक है जो डिसबर्समेंट कर रहा है, कौन सा बैंक है जो डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहा है, कौन सा बैंक है अगर पैसा वापस टाइम पर नहीं आता है तो कस्टमर से कनेक्ट करेगा, कौन रिकवरी करवा रहा है, सारी बातें एकदम क्लियर कट होनी चाहिए। साथ में एक डेजिग्नेटेड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए कि भाई ये दोनों बैंक के पास तो कस्टमर घूमेगा नहीं, तो किसके पास जा सकता है कस्टमर, वो बात आप एकदम क्लियर कट बताओगे। देन आता है इंटरेस्ट रेट, तो एक ब्लेंडेड इंटरेस्ट रेट के साथ हम जाएंगे, वेटेड एवरेज हर एक रेगुलेटेड एंटिटी का रेट क्या होगा। अकाउंटिंग ऑफ लोन्स, तो जितनी भी हमारी रेगुलेटेड एंटिटी है वो अपना शेयर, कितना परसेंट उनका शेयर है इस लोन में, वो अपनी बुक्स में दिखाएंगी विद इन 50 डेज ऑफ डिसबर्समेंट। जब भी वो पैसा यहाँ पर डिसबर्स हो जाता है तुरंत उसके 15 दिन के अंदर अंदर उन्हें अपनी बुक्स में बात दिखानी है। डिफॉल्ट लॉस गारंटी, तो ओरिजिनेटिंग रेगुलेटेड एंटिटीज जितनी हैं वो आपको डिफॉल्ट लॉस गारंटी यहाँ पर 5% ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन जो है उसको प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर डिफॉल्ट लॉस गारंटी क्या है कि अगर यहाँ पर मानकर चलो आपने कोई लोन दिया, ठीक है, अब लोन देने के बाद क्या होता है कि जो भी कस्टमर था उसने पैसा वापस नहीं किया, तो यहाँ पर एक ऐसी बैंक है या एक एनबीएफसी है जिसने ये बोल दिया कि भाई अगर कस्टमर पैसा नहीं देगा तो कुछ अमाउंट मैं दे दूंगा वापस, तो 5% आउटस्टैंडिंग लोन यहाँ पर कौन देगा, लीगल बेसिस। ये यहाँ पर आपकी कौन सी रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का सेक्शन 21 और 35A, आरबीआई एक्ट 1934 का चैप्टर 3 बी, और नेशनल यहाँ पर आपका एनएचबी एक्ट का 1987 में सेक्शन 30A, 32 एंड 33, ठीक है। तो ये वाले आपको यहाँ पर याद रखने हैं कि 3 एक्ट्स हमारे जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं, तो नेशनल हाउसिंग बैंक, आरबीआई एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। चलो, आरबीआई के रूल्स आए हैं ऑन पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट, इफेक्टिव कब से है, 1 अप्रैल 2026 से है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये बोल रहे हैं कि जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स, म्युनिसिपल बॉडीज, ठीक है, ये जो भी फंड्स रेज कर रहे हैं लोअर कॉस्ट पर वाया बॉन्ड मार्केट्स, बॉन्ड मार्केट्स क्या है, बॉन्ड क्या है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो ये यहाँ पर इनको हेल्प करेंगी गाइडलाइंस क्रेडिट रेटिंग्स जो है बॉन्ड्स की उनको इम्प्रूव करने में, ताकि ज्यादा इन्वेस्टर्स आ पाए। जैसे हम लोन्स लेते हैं तो यहाँ पर कोई ऑर्गेनाइजेशन मान लो लोन ले रही है, कोई कॉर्पोरेट ले रही है, तो उस कॉर्पोरेट की रेटिंग देखी जाती है, तो यहाँ पर वही क्रेडिट्स की रेटिंग की बात हो रही है। मार्केट बेस्ड फंडिंग जो है उसे एनकरेज किया जाएगा और ओवर डिपेंडेंस जो हमारी बैंक लोन्स पर है वो कम हो जाएगी कि भाई हर बात के लिए बैंक से ही लोन लेना है। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। अब हमारे पास बात हो रही है कि एप्लीकेबिलिटी क्या है, जितनी भी नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज हैं, ठीक है, उसके डायरेक्शन के अंडर हम इसे लेकर आए। नॉन फंड बेस्ड गारंटीज क्या होते हैं, जैसे बैंक गारंटी दे रहा है कि भाई अगर मेरे कस्टमर ने पैसा नहीं दिया तो मैं दे दूंगा, तो बैंक का पैसा थोड़ी जा रहा है, सच में तभी तो जाएगा, अगर कस्टमर यहाँ पर डिफॉल्ट कर गया तब तक तो जाना नहीं है, तो इसे बोलते हैं नॉन फंड, जहाँ पर फंड हमारी तरफ से नहीं जा रहे। बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, यहाँ पर आपके एनबीएफसीज मिडिल लेयर एंड अबव। एलिजिबल इशुअर्स कौन है, कॉर्पोरेट्स हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स हैं, म्युनिसिपल बॉडीज हैं, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज जिनका एसेट साइज 1000 करोड़ रुपीस या उससे ज्यादा है। अगर ये लोग मिलकर कोई भी बॉन्ड इशू करना चाहते हैं तो ये की फीचर्स हमारे चलेंगे। सबसे पहले क्रेडिट इनहांसमेंट स्कोप, तो पीसीई जो है वो अलाउ करेगा कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, एफपीवी बॉन्ड्स, म्युनिसिपल बॉन्ड्स, एनबीएफसी बॉन्ड, ठीक है, ये सभी हमारे अलाउ किए जाएंगे कि भाई इसके ऊपर हमारी यहाँ पर गाइडलाइंस जो है वो लगेंगी। फिर पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट की गाइडलाइंस, अब अर्लियर ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग म्युनिसिपल बॉन्ड्स को हटा दिया गया था, अब इंक्लूड कर दिया गया है, तो ये अगेन इंपॉर्टेंट हो जाती है। एप्लीकेबल कब से है, 1 अप्रैल 2026, जब फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट वाला शुरू होगा। लिमिट क्या है एनहांसमेंट की,
तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैक्सिमम 50% जो बॉन्ड इशू का साइज है, मान लो 50 लाख रुपए का एक बॉन्ड हमने इशू किया तो 25 लाख रुपए तक मैक्सिमम साइज रहेगा। क्रेडिट रेटिंग रूल्स जो हैं, बॉन्ड्स की क्रेडिट रेटिंग मिनिमम ट्रिपल बी माइनस होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। ट्रिपल बी, डबल बी, ट्रिपल बी प्लस, ठीक है, डबल ए, ट्रिपल ए, और इनमें भी प्लस माइनस, ये सब हमारे ग्रेड्स होते हैं। तो ट्रिपल बी ग्रेड भी यहाँ पर आपका रिस्की वाले बॉन्ड उसमें आ जाता है। तो बिफोर एनहांसमेंट, अब आपको रेटिंग जो है वो कम से कम 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से लेनी होंगी। और रेटिंग की जो रिपोर्ट है वो आपकी क्या क्या चीजें बताएगी कि एक तो आपकी खुद की क्या रेटिंग्स हैं स्टैंड अलोन, और एक यहाँ पर एनहांस्ड रेटिंग्स बतानी होंगी जिसकी बात हो रही है कि आपको हेल्प की जाएगी। कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, भाई रेगुलेटेड एंटिटीज के लिए यहाँ पर क्या कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं। तो एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो है उसको अगर वो 50 करोड़ रुपए का यहाँ पर पीसीई दे रहा है, किसको, ट्रिपल बी माइनस रेटेड बॉन्ड को, तो इसको 4.5 करोड़ रुपीस की कैपिटल बचानी होगी। एक्सपोजर लिमिट्स, टोटल पीसीई का जो एक्सपोजर है हमारा वो कैप्ड है 20% ऑफ टीयर 1 कैपिटल। इंडिविजुअल एक्सपोजर की बात करें तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और आपकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज बॉन्ड जो है वो 1% ऑफ रेगुलेटेड एंटिटीज कैपिटल फंड्स पर लिमिटेड है। ठीक है, ये लाइन याद कर लेना कि टोटल पीसीई एक्सपोजर जो है आपका किसी भी आरई कैप्ड पर वो आपका 20% टीयर 1 कैपिटल का रहेगा। अच्छा, अब आपको टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल पता है क्या होती है, नहीं पता तो बाज़ेल नॉर्म्स वाला एक बार चैप्टर देख लेना, वहां पर मैंने समझा रखा है। आरबीआई के हिसाब से अलग होता है टीयर 1 कैपिटल का डेफिनेशन, और बाज़ेल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अलग होता है। बाज़ेल नॉर्म्स में कुछ और चीजें रिकमेंड की गई हैं और आरबीआई ने कुछ और चीज फाइनलाइज की है। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है कि बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहले तो क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ गई इशूअर्स की, जो लोग इशू कर रहे हैं जिनको पैसा चाहिए। रीफाइनेंसिंग जो है एग्जिस्टिंग डेट की, वो यहाँ पर आपकी अनेबल हो गई। बैंक लैंडिंग लिमिट जो है वो फ्री अप हो गई। अब इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग जो है वो यहाँ पर आपको सपोर्ट की जा रही है। अगर आपको ये लेक्चर थोड़ा कम समझ में आ रहा हो तो एक बार बाज़ेल नॉर्म्स का चैप्टर देख लेना, वहां मैंने चीजों को बहुत अच्छे से समझा रखा है, फिर उस पर आ जाना देखने के लिए। ठीक है, आरबीआई की नेक्स्ट डायरेक्शन यहाँ पर किसके रिलेटेड है, डायरेक्टिव्स ऑन गारंटी पार्ट ऑफ नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज डायरेक्शन 2025, इफेक्टिव है अगेन 1 अप्रैल 2026 से। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि 78 लीगेसी सर्कुलर्स जो हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के और 13 सर्कुलर्स आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के, उनको हटा दिया गया, रिपील कर दिया गया है, और एक सिंगल हार्मोनाइज्ड फ्रेमवर्क लेकर आएंगे गारंटीज के लिए कि जो अगर बैंक गारंटी ले रहा है, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर रहा है तो किस तरह काम होगा। नेचर ऑफ गारंटीज कैसी होती हैं आपकी, ये होनी चाहिए इररिवोकेबल। रिवोकेबल होता है कि कोई सी भी पार्टी जब मन चाहे उस एग्रीमेंट को बंद कर दे। इररिवोकेबल है कि यहाँ पर जब भी मन चाहे आप उसको रिवोक नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते हो, अनलेस कि जितनी भी पार्टीज हैं वो अग्री कर जाएं। ठीक है, अगर सब पार्टीज एग्री कर रही हैं तो आप रिवोक कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। अनकंडीशनल होनी चाहिए, अनक्वेश्चनेबल होनी चाहिए, और यहाँ पर क्लियर और प्रॉम्प्ट पेमेंट प्रोसेस होना चाहिए जब इनको हम इन्वोक करेंगे। ऑपरेशनल कंट्रोल्स, इलेक्ट्रॉनिक गारंटीज, यहाँ पर ऑपरेशनल सेफगार्ड्स को जो है क्या, स्ट्रिंजेंट ऑपरेशनल गार्ड्स को हम लेकर आ रहे हैं, मैंडेट करें कि सारी चीजें बहुत ध्यान से करनी है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स जो है वो भी डिटेल में प्रोवाइड करने, ऐसा नहीं कि इस चीज का मिसयूज हो जाए। जितनी भी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं आपके बैंक्स, एनबीएफसीज, ये एक इंटरनल एक्सपोजर लिमिट अपनी लेकर चलेंगे ताकि गारंटीज इशू करें, स्पेशली आपके अनसिक्योर्ड गारंटीज। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर हमें गारंटीज इशू करनी है तो इंटरनल एक्सपोजर लिमिट लोगे, बैंक की जो खुद की यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पॉलिसी तैयार करेंगे, उन लिमिट्स के हिसाब से जाना है कि कितना एक्सपोजर ले सकते हो, कितना लोन वगैरह या कितनी रुपीस तक की मैक्सिमम गारंटी किस सेक्टर में दे सकते हो। और अनसिक्योर्ड की भाई यहाँ पर आपके पास में कुछ भी कोलैटरल या कुछ भी सिक्योरिटी के टर्म्स में नहीं है। ठीक है, आपको सीधे सीधे लॉस हो जाएगा अगर आपका कस्टमर डिफॉल्ट कर जाता है। एक्सपोजर कैप्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स,
इसके अलावा SCCBs और CCBs, ठीक है, इनके ऊपर लग गया है कैप। अब ये कैप इनके ऊपर क्यों लगा है? डेफिनेटली ये छोटे बैंक्स हैं, चाहे अब हम यहाँ पर अपने किसकी बात करें, LABs की बात करें, या फिर हम यहाँ पर बात करें अपने UCBs, ठीक है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, कुछ भी हो, टोटल गारंटी जो है वो आपकी कितनी है? 5% जो आपके टोटल एसेट्स हैं उससे कम की होनी चाहिए, या फिर 5% तक। अगर आप अनसिक्योर्ड गारंटीज देना चाहते हो तो आपके टोटल एसेट्स का 1.25% या उससे कम होना चाहिए। कंप्लायंस की डेडलाइन 1 अप्रैल 2027 दी गई है। स्पेशल प्रोविजंस, ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स जो हैं, यहाँ इनको बोला गया है कि आप गारंटीज इशू करोगे अगर कोई फॉरेन एंटिटीज जो है वो इंडियन कंपनीज के साथ में लिंक्ड है, लेकिन लेजिटिमेट ओवरसीज बिजनेस प्रपोजल्स होने चाहिए पर्पसेस, और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होगी। स्टॉक, कमोडिटी या ब्रोकर्स हैं तो केवल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ही इनके लिए गारंटीज इशू कर सकते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट्स या मार्जिन रिक्वायरमेंट्स में। अब ये सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, ठीक है, साथ में जो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स होती है उनके साथ में जाना चाहिए ताकि हम एक्सचेंज रूल्स और RBI गाइडलाइंस के साथ अलाइन कर पाए। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या होती है यहाँ पर? अगर कोई लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उनको कुछ अमाउंट जो है अपने पास में एज मार्जिन रखनी चाहिए ताकि यहाँ पर अगर कोई लॉस हो रहा है तो वो अमाउंट वहां से डिडक्ट हो जाती है, ठीक है। रेगुलेटरी इंटेंट, ये डेरिवेटिव्स में मैंने मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को काफी अच्छे से समझाया हुआ है, वहां से जाकर आप लोग एक बार देख सकते हैं। रेगुलेटरी इंटेंट की बात करते हैं तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है कि किस तरीके से हमें गारंटीज को इशू करना है, उसमें ये देखा जाएगा कि हमें एक्सेसिव रिस्क टेकिंग जो है उससे बचना है, जो हमारे स्मॉलर बैंक्स या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ले रहे हैं। साथ में हमें फॉरवर्ड लुकिंग फ्रेमवर्क बनाना है जहां पर हम मार्केट के डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करें और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी लेकर आने की कोशिश करें। तो अब आपको ये एग्जाम पॉइंटर्स हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। RBI के अर्बन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे आया है जो कि है जुलाई 2025 के लिए। अब ये सर्वे क्या बात कर रहा है? ये आपका कंडक्ट हुआ है जुलाई 1 से 12 तक 2025 में 19 मेजर सिटीज में, जहां पर जो सैंपल साइज लिया गया है वो 5,500 लोगों का लिया गया है। इसकी बाई मंथली फ्रिक्वेंसी है, हर दो, बेसिकली आपको हर 2 महीने में एक बारी देखने के लिए ये मिल जाता है। की फाइंडिंग्स क्या है? करेंट सिचुएशन इंडेक्स की बात करें तो 96.5 आपका 95.4 से हो चुका है ना, तो हाई पहुंच गए हैं हम, थोड़ा सा 1.1 पॉइंट का इंक्रीज देखने के लिए मिला है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंडेक्स की बात करें तो ये 124.7 पहुंच गया है, 123.4 से 1.3 पॉइंट्स का इंक्रीमेंट है। क्या क्या कवरेज पैरामीटर्स रहे हैं? जनरल इकोनॉमिक सिचुएशन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, प्राइस लेवल्स और स्पेंडिंग पैटर्न्स। अर्बन सेंटिमेंट्स में एक मार्जिनल इंप्रूवमेंट देखी गई है। करेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें करेंट सिचुएशन इंडेक्स की तो यहाँ पर आपका 100 से कम है ये, जिसमें कि हम ये देख रहे हैं कि कॉशियस है लोग, ठीक है, और ये थोड़ा मे से बेटर है। फ्यूचर आउटलुक में कॉन्टिन्यूड ऑप्टिमिज्म देखा जा रहा है, रिकवरी की एक्सपेक्टेशंस है, इनकम बढ़ रही है और बेटर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट देखने के लिए मिल रहा है। RBI ने अमालगमेशन अप्रूवल दिया है NICB का आपका SCB के साथ में, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगस्त 4, 2025 में बोला गया कि सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक जो है वो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के साथ में यहाँ पर क्या करेगी, इसको एक्वायर कर लेगी, जो कि फ्रॉड हिट और स्ट्रेस्ड बैंक है। स्ट्रेस्ड बैंक मतलब इसके जो लोन्स वगैरह इसने दे रखे हैं, जो भी इसके एडवांसेस हैं वो अच्छी सिचुएशन में नहीं है एसेट्स। तो जितने भी NICB के कस्टमर्स हैं, चाहे वो डिपॉजिटर्स हैं, बोरोवर्स हैं, वो SCB के कस्टमर्स बन जाएंगे सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक को। लीगल बेसिस वॉलंटरी अमालगमेशन स्कीम है हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। ये इनके फाइनेंशियल्स हैं, सच इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, आप लोग बस एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। एग्जाम एंगल से यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको बता दी। RBI ने अपने रूल सिंप्लीफाई किए हैं यहाँ पर स्पेशल रूपी वॉस्त्रो अकाउंट्स के लिए, ठीक है। तो वॉस्त्रो और नॉस्त्रो अकाउंट्स क्या होते हैं और ये पूरा का पूरा गाइडलाइन मैंने एक अलग से वीडियो में कवर किया हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर RBI के सर्कुलर्स में पढ़ सकते हो, बस मैं मोटा मोटा समझा देती हूँ। एक बैंक है जो कि इंडिया का है, ठीक है, और एक बैंक है जो कि कहाँ पर है, आपका मानकर चलो आप US में है, ठीक है। अब US के बैंक को चाहिए कि वो इंडिया में कोई नई ब्रांच ना खोले लेकिन अपने कस्टमर्स को सर्व करे, तो उसके लिए ये बैंक क्या करेगा,
इंडिया के बैंक के साथ में एक अकाउंट खोल लेगा, ठीक है, और यहाँ जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उसके थ्रू अपने कस्टमर्स को सर्व करेगा। तो ये होते हैं हमारे वॉस्त्रो अकाउंट्स, और एक होते हैं नॉस्त्रो अगर इंडियन बैंक सेम चीज यूएस के बैंक के साथ में करना चाहे। तो फॉरेन करस्पॉन्डेंट बैंक्स जो हैं, ठीक है, वो अगर कोई भी अपनी नई ब्रांच अपने अकाउंट्स खोलना चाहते हैं तो इन्हें अभी आरबीआई का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। फास्टर सेटअप किया गया है ताकि ऑपरेशनलाइजेशन कर पाए रुपी ट्रेड सेटलमेंट की, कि भाई सेटलमेंट्स जो है वो रुपी में हो जाए। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी को हम यहाँ पर बढ़ा रहे हैं और अपना जो रिलायंस है डॉलर पर वो कम कर रहे हैं। एसआरबी फ्रेमवर्क आपका 11 जुलाई 2022 में आया था, जहां पर हमने इनवॉइसिंग और सेटलमेंट करने की बात की एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स की रुपीज में। ये आपका इशू हुआ है सेक्शन 10(4) एंड 11(1) ऑफ फेमा एक्ट। आरबीआई के म्यूल हंटर एआई ने यहाँ पर म्यूल अकाउंट्स को कर्व करा है। अब ये जो साइबर फ्रॉड्स करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये अकाउंट ना किसी और के आधार, किसी और के नाम पर अपना ओपन कर लेते हैं, ठीक है, और जो भी बेसिकली डेटा वेटा चोरी कर कर, एंड इस तरह के लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके साथ में ऐसा कुछ हो गया है। तो 15 बैंक्स यहाँ पर म्यूल हंटर एआई को यूज कर रहे हैं बाय अक्टूबर 2025 जो अडॉप्ट कर लेंगे। ऑलरेडी अगर हम बात करें केनरा बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इसे यूज कर रहे हैं। फेडरल बैंक का भी जल्दी लाइव हो जाएगा। आरबीआई इनोवेशन हब ने इस एप्लीकेशन को डेवलप किया है, इस एआई को। यहाँ पर एआईएमएल मॉडल्स को यूज कर हम देखेंगे कि कौन कौन से म्यूल अकाउंट्स हैं जहां पर हाई प्रिसीजन है। 90 फ्रॉड पैटर्न्स इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर म्यूल ट्रांजेक्शन होते हैं 11 बजे से रात को 1 बजे सुबह तक। डेफिनेशन क्या है म्यूल अकाउंट की, ओपन बाय वन पर्सन, किसी ने खोला लेकिन ऑपरेट कोई और कर रहा है, और वो भी मनी लॉन्ड्रिंग या फिर टैक्स इवेजन के वजह से। आरबीआई ग्रांट कर रहा है एनबीएफसी लाइसेंस एक्यूरियस ग्रुप को। नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी लाइसेंस इनको मिलेगा। एक्यूरियस फाइनेंस की बात करें तो ये न्यू लैंडिंग आर्म है एक्यूरियस ग्रुप की। बिल्ड करेंगे लोन बुक यहाँ पर 3000 करोड़ से ज्यादा का। फोकस कर रहे हैं बी स्पोक लैंडिंग प्रोडक्ट्स पर। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो एनबीएफसी लाइसेंस ऑब्टेन किया जाएगा जहां पर मिनिमम नेट ओन फंड जो है वो इनका 10 करोड़ रुपीस रहेगा। अर्लियर लिमिट जो थी वो 2 करोड़ रुपीस तक थी, रेस कर दी जाएगी टू 10 करोड़ टू स्ट्रेंथन एनबीएफसी सेक्टर। आरबीआई इंपोज करेंगे पेनल्टी आईसीआईसीआई बैंक पर, ठीक है। ये इतना समझ में आ गया कि एनबीएफसी का जो लाइसेंस है, ठीक है, वो ऑब्टेन किया जा सकता है यहाँ पर। तो मिनिमम नेट ओन्ड फंड आपका कितना होना चाहिए, 10 करोड़ रुपीस होना चाहिए, जो पहले आपका 2 करोड़ था। अब आईसीआईसीआई बैंक पर 75 लाख रुपीस की पेनल्टी लगी है क्योंकि इन्होंने नॉन कंप्लायंस किया है आरबीआई के डायरेक्शन के साथ में। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज जो हैं वो इंडिपेंडेंट वैल्यूअर्स ने आपकी वैल्यू नहीं की। अब जैसे मान लो यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी है, कोई भी ऐसा मॉर्गेज के लिए प्रॉपर्टीज आई है, कुछ भी है, उनकी वैल्यूएशन करनी है तो बैंक करेंगे अच्छे से। लेकिन बैंक अगर यहाँ पर इंडिपेंडेंट वैल्यूअर्स नहीं रखेंगे तो बैंक्स के साथ में यहाँ पर कहीं ना कहीं मिले होंगे। तो वही चीज है, कुछ करंट अकाउंट्स ओपन किए या मेंटेन किए कॉन्ट्रावेंशन में, जैसा कि आरबीआई की डिसिप्लिन गाइडलाइंस थी। आरबीआई का फाइनेंशियल इंक्लूजन ड्राइव आया जुलाई 2025 से सितंबर 2025, जहां पर ये 1,05 लाख कैंप्स अपने कंडक्ट करेंगे 1.05 लाख ग्राम पंचायत में। 1/3 इंडिया के जो टोटल ग्राम पंचायत हैं उन्हें हम कवर कर लेंगे, और 6 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट्स और 7 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एनरोलमेंट्स जो हैं वो आपकी होंगी। अब यहाँ पर हमने देखा कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स थी वो सैचुरेट हो चुकी थी और यहाँ पर हमारा री-केवाईसी करने की भी जरूरत थी। 1 जुलाई 2025 से 30 सितंबर तक है, तो ये अभी चल रहा है। एग्जाम आपका 18 अक्टूबर का है, क्वेश्चन आ सकता है। नाबार्ड और आरबीआई दोनों ने मिलकर अपना रूरल फाइनेंशियल लिटरेसी को बूस्ट करने के लिए कोलैबोरेशन किया है, जहां पर ये सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी को एक्सपेंड करेंगे। 2421 सीपीएल्स हैं जो कि अक्रॉस इंडिया सेटअप हो चुके हैं, और हर एक सीएफएल में 3 ब्लॉक्स कवर्ड हैं। फाइनेंशियल और डिजिटल लिटरेसी कैंप्स जो हैं वो आपके रूरल बैंक ब्रांचेस के थ्रू हैं। विलेज लेवल प्रोग्राम्स जो हैं वो आपके एसआरएलएम और एसएचजी के थ्रू हैं।
आरबीआई का माइक्रो फाइनेंस फ्रेमवर्क, यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि आरबीआई जो है, ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि हाउस होल्ड इनकम लिमिट जो है, अगर आपको माइक्रो फाइनेंस करवाना है तो वो 3 लाख रुपए पर ईयर तक होनी चाहिए। कोलेटरल फ्री लोन्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे और 50% इनकम जनरेशन लोन रिक्वायरमेंट जो थी वो हटा दी गई है। रीपेमेंट जो आपको करनी है वो कैप हो गई है 50% ऑफ मंथली इनकम तक, ठीक है। इससे ज्यादा पैसा आपको अपनी ईएमआईज के थ्रू वापस नहीं करना है जब आप अपनी पेमेंट्स करोगे वापस। मैंडेटरी ग्रीवांस रिड्रेसल यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा ताकि रिकवरी कंप्लेंट्स डाली जा सके। अब आपने देखा होगा रिकवरी के टाइम पर बहुत सारी ऐसी गलत चीजें होती है, तो वो नहीं हो। एसआरओ यहाँ पर साधन एंड एमएफआईएन, इनका क्या रोल है? कंप्लायंस एंड पॉलिसी कंसल्टेशन जो है उसको ये स्ट्रेंथन करेंगे। यूएई के सेंट्रल बैंक ने ओरिएंटल इंश्योरेंस के दुबई ऑपरेशंस को बैन कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि ये उनकी रिक्वायरमेंट्स जो है, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स उनकी फुलफिल नहीं कर रहे थे और इनके मोटर इंश्योरेंस ऑपरेशंस को रोक दिया गया है। 7 अगस्त 2025 से ये इफेक्टिव है और यहाँ पर ये जो ऑपरेशंस हैं ये ऑफ मोड में चले जाएंगे, जिसका मतलब है कि जितनी भी अभी पॉलिसीज उन्होंने की हैं वो तो कंटिन्यू रहेंगी जब तक एक्सपायर नहीं हो जाती, लेकिन कोई भी नई पॉलिसीज ये शुरू नहीं कर सकते। ओआईसी ने रिक्वेस्ट किया है कि भाई हमें थोड़ा और ज्यादा यहाँ पर टाइम दो ताकि दिनार 100 मिलियन स्टैट्यूटरी गारंटी डिपॉजिट जो है वो ये कर पाए, लेकिन यहाँ पर इनके सेंट्रल बैंक ने मना कर दिया। ओआईसी ने ओवरसीज ब्रांचेस भी खोल रखी हैं नेपाल, कुवैत और दुबई में। बिजनेस जो है वो दुबई ब्रांच का जनरेट कर रहा था 296 करोड़ रुपीस इन 2024। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने यहाँ पर डेटा लीक केसेस को सेबी के साथ में सेटल कर लिया है। सेटलमेंट अमाउंट 40.35 करोड़ रुपीस है। केस था इनके ऊपर सेंसिटिव अनपब्लिश्ड कंपनी की अनाउंसमेंट्स करना और एक्सटर्नल पार्टीज के साथ में पब्लिक डिस्क्लोजर से पहले पहले इंफॉर्मेशन शेयर करना। डेटा एनएससी से उसकी सब्सिडरी एनएससी डेटा एंड एनालिटिक्स पर जा रही थी और वहां से इनके क्लाइंट्स के पास जा रही थी। कोई भी फॉर्मल एग्रीमेंट ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है। चलो, अब इसके अलावा सेटलमेंट टर्म्स में सेबी की प्रोसीडिंग्स खत्म हो गई और एनएससी ने कुछ भी यहाँ पर माना नहीं कि उनकी गलती है। एडाई ने पेनल्टी लगाई है पॉलिसी बाजार पर 5 करोड़ की। पॉलिसी बाजार आपको पता ही है अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज के लिए वेब एग्रीगेटर का काम करता है और यहाँ पर पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस ब्रोकर्स के नाम से है। वायलेशन क्या किया? मिसलीडिंग लिस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट्स की, शोड ओनली अ फ्यू यूएलआईपीज एंड हेल्थ प्लान्स, जो टॉप प्रोडक्ट्स इन्होंने करके दिखाए, और मल्टीपल इंश्योरेंस टाई अप्स के साथ में बेसिकली इन्होंने उनके साथ टाई अप कर लिया और फिर उनके प्रोडक्ट्स के लिए लेकर आए। आपने कभी देखा होगा, आप 6-6 महीने के गैप पर इन्हें कॉल करो, ठीक है, तो जो पॉलिसी आपने तब इंटरेस्ट शो करा होगा बोलेंगे ये अच्छी नहीं है, आपकी बार ये ज्यादा अच्छी है, जबकि माइट भी ना ये वाली ही ज्यादा अच्छी होगी। तो यहाँ पर एडा ने डायरेक्शंस और एडवाइजरी एंड कॉशन भी इशू किया है। पॉलिसी बाजार को 45 डेज का टाइम दिया गया है कि भाई जो भी अमाउंट वगैरह है वो आप सेटल करो और अपील कर सकते हैं ये सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास में। नबार्ड का रूरल इकोनॉमिक सर्वे जो है वो आ गया है, जहां पर इन्होंने बोला है कि जो कंजम्पशन है वो बढ़ रहा है। तो हम देखेंगे कि रोबस्ट रूरल कंजम्पशन ट्रेंड्स जो हैं वो हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। 76.6% हाउस होल्ड्स ने इंक्रीज कंजम्पशन शो करा है, जिसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन लेड ग्रोथ हो रही है। केवल 3.2% हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जिन्होंने डिक्लाइन दिखाया है कंजम्पशन में और यहाँ पर लोएस्ट है ये जब से सर्वे जो है हमारा शुरू हुआ है। 39.6% हाउस होल्ड्स हैं जिसमें हमने हायर इनकम देखी है पास्ट ईयर में, हाईएस्ट शेयर है हमारा सभी 6 राउंड्स में। 20.6% हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जिन्होंने हायर सेविंग शो करी है। 52.6% हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जिन्होंने सोर्स किया है लोन सोली फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। केवल यहाँ पर ऐसा नहीं कि कोई भी सेठ वगैरह से जाकर लोन ले लिया टाइप्स। सिग्निफिकेंस, राइजिंग ऑप्टिमिज्म, फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी हो रही है, फॉर्मलाइजेशन हो रहा है रूरल इंडिया में। इसके अलावा इम्पैक्ट हमारे गवर्नमेंट स्कीम्स का रूरल इनकम पर दिख रहा है। नबार्ड की बात करें तो 1982 में एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू आए थे, तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एपेक्स डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। पीएफआरडी ने लॉन्च की है अपनी नई वेबसाइट पीएफआरडीए कनेक्ट।
लॉन्च इवेंट की अगर हम बात करें तो एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लेकर आया जिसे अनवेल किया इनके चेयरपर्सन एस रमनन ने न्यू दिल्ली में। फीचर्स एंड पीएफआरडीए कनेक्ट इनिशिएटिव सभी डिजिटल एंगेजमेंट के लिए है। मॉडर्नाइज किया गया है इसको, यूजर फ्रेंडली डिजाइन बनाया गया है विद गाइडलाइंस फॉर इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट्स एंड वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस। इंक्लूसिविटी, एक्सेसिबिलिटी, एफिशिएंसी स्टेक होल्डर्स के लिए ये इंश्योर की गई है। अलोंग विद सब्सक्राइबर्स, स्टेक होल्डर्स में आपके इंटरमीडिएरीज और पब्लिक आती है। ऑब्जेक्टिव है कि ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और ईज ऑफ एक्सेस लेकर आना है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को ये सपोर्ट कर रहे हैं। पीएफआरडीए अगेन एक स्टैट्यूटरी रेगुलेटर है पेंशंस के लिए इंडिया में, जो कि नेशनल पेंशन सिस्टम को और अदर पेंशन स्कीम्स को ओवरसी करती है। न्यू बेस ईयर प्रपोज्ड फॉर जीडीपी, आईआईपी एंड सीपीआई। गवर्नमेंट ने यहाँ पर प्रपोज किया है कि मॉस्पी जो है वो नया बेस ईयर लेकर आएगी की इंडिकेटर्स के लिए। बेस ईयर रिवीजन की बात करें तो जीडीपी और आईआईपी ने न्यू बेस ईयर जो है वो 2022-23 बताया है। बेस ईयर एक बेंचमार्क ईयर की तरह काम करते हैं। सीपीआई के लिए 2024 है, जो कि हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे के थ्रू जाएगा। रिसेंट सर्वे और स्टडीज क्या क्या की हैं? फॉरवर्ड लुकिंग सर्वे ऑन कॉर्पोरेट कैपेक्स, कैपेक्स होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट इंटेंशन। पायलट स्टडी ऑन एनुअल सर्वे ऑफ सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेस। डिसीजन लिया गया है 8th इकोनॉमिक सेंसस पर, जो कि अभी थोड़ा पेंडिंग है। इसके अलावा स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात है, आपको ये ईयर्स अच्छे से याद कर लेने हैं। जीडीपी और इंडस्ट्रियल इंडेक्स प्रोडक्शन के लिए हमारे पास में 2022-23 और सीपीआई के लिए ये आपका 2024 रहेगा। इंडिया ने प्रोजेक्ट किया है कि अब ये थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी 2030 तक। जीडीपी प्रोजेक्शन बाय 2030 इंडिया का जो जीडीपी है वो $7.3 तक चला जाएगा, ट्रिलियन डॉलर तक, और वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। 2024-25 में इंडिया का जो रियल जीडीपी है वो 6.5% तक ग्रो हुआ है और एक्सपेक्टेड है कि 2025 में भी ये इतना ही रहेगा। ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड, यंग डेमोग्राफिक प्रोफाइल, लोग यहाँ पर ज्यादा यंग हैं, एज में यंग एज के लोग ज्यादा हैं ऐसा भी बोल सकते हैं। स्टडी गवर्नमेंट रिफॉर्म्स आ रहे हैं और एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। ट्रेड्स एंड एक्सपोर्ट्स की बात करें तो हमारे जीडीपी में 21.2% कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट्स का रहा है और इंपोर्ट्स भी हमारे बढ़ गए हैं। एक्सपोर्ट्स हमारे 5.94% से बढ़े हैं और एक्सपोर्ट्स हमारे 4.38 से बढ़े हैं। $210.31 बिलियन। ट्रेड डेफिसिट यहाँ पर हमारा 9.4% हो गया है, जो कि अब की बार कम हुआ है। और कितने से कम हुआ है? 20.31। अगर बात करें यहाँ पर सर्विस की तो क्वार्टरली हमारा ये इंक्रीमेंट आया है। $98.13 बिलियन का हमने सर्विस एक्सपोर्ट किया है। 10.93% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीमेंट देखने के लिए मिला है। 2024-25 टोटल एक्सपोर्ट्स आपके $824.9 बिलियन हुए हैं। ये जो डेटा बोल रही हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आरबीआई पर्सपेक्टिव। ठीक है, सेम ऐसा का ऐसा डेटा एग्जाम में आ जाएगा। सेम परसेंटेजेस पूछ ली जाएंगी, कितने कितने परसेंट आपका चेंज हुआ है। नंबर्स याद रख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं पर लिख लो, जो कर सकते हो कर लो, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत हाई है। इन्फ्लेशन ट्रेंड, सीपीआई 2.10% 10% जून 2025 में लोएस्ट रहा है अभी तक जनवरी 2019 से अगर कंपेयर करें। आरबीआई का टारगेट हमारा हमें पता ही है 2 से 6% का रहता है। अभी इसलिए कम हो रहा है क्योंकि फूड, फ्यूल और मेटल प्राइसेस हमारे कम हो रहे हैं। डब्ल्यूपीआई की अगर हम बात करें तो ये हमारा होलसेल प्राइसेस पर जाता है, प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल, मेटल्स के। सपोर्टिंग इंडिकेटर्स, नबार्ड का आरईसीसी सर्वे जो है ये अभी हमने पढ़ा था, इसमें 0.6% ही है ज्यादातर चीजों में। तो इन्होंने हायर कंजम्पशन दिखाया, हायर इनकम दिखाई 39.6% में। नीति आयोग ने लॉन्च किया है इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स। इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स ये लॉन्च किया है नीति आयोग ने, रिलीज किया है राजीव गौबा जी ने और बीवीआर सुब्रमण्यम जी ने। पर्पस है कि यहाँ पर ट्रैक और बेंचमार्क करेंगे स्टेट्स, यूटीज उनके खुद के ईवी ट्रांजिशन प्रोग्रेस के हिसाब से, प्रमोट करेंगे कंपटीशन, डिसीजन मेकिंग एंड बेस्ट प्रैक्टिस शेयरिंग। स्ट्रक्चर क्या है इंडेक्स का? स्टेट्स को 100 के स्कोर में से यहाँ पर मिला है, जिसमें 16 इंडिकेटर्स और 3 कोर थीम्स रखी हैं।
ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्रेस कैसी हुई है, डिमांड साइड अडॉप्शन के बारे में। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस कितना है ताकि एलईडी इकोसिस्टम को हम डेवलप करें। और ईवी रिसर्च एंड इनोवेशन स्टेटस क्या है, आर&डी एफर्ट्स को समझने के लिए। तो कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन अक्रॉस स्टेट्स होगा। नीति आयोग ने एक और रिपोर्ट लॉन्च की है, अनलॉकिंग $200 बिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। तो एक रिपोर्ट यहाँ पर आई है, रिलीज की है श्री राजीव गौबा जी ने, और हमारे श्री BVR सुब्रमण्यम जो कि CEO है नीति आयोग के, वो प्रेजेंट थे। डेवलप्ड यहाँ पर ये की गई है 7 डेडिकेटेड स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के साथ में। इंडिया में अभी 30% ईवी शेयर हमारा चाहते हैं हम कि टोटल व्हीकल सेल्स में 2030 तक इसका हो, ईवीज का हो। 2024 में ये नंबर हमारा केवल 7.6% था। और ईवी सेल्स की बात करें तो इंडिया में ये 50,000 हुई 2016 में और 2.08 मिलियन हुई है 2024 में। ग्लोबली अगर हम बात करें तो 9,18,000 सेल हुई है आपकी और 18.78 सेल्स हुई है आपकी 2024 में। इंडिया की ईवी पेनिट्रेशन की बात करें तो केवल 1/5 ग्लोबल पेनिट्रेशन था 2020 और 2/5 है अभी आपका 2024 में, तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। 10 साल लगे ताकि 7.6% पेनिट्रेशन कर पाए हम। और इंडिया जो है अब यहाँ पर ईवी शेयर को बढ़ा रही है बाय 22% विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। अब कुछ अनलॉक्स और रिकमेंडेशंस की बात कर लेते हैं। टारगेटेड सैचुरेशन अप्रोच लॉन्च कर रहे हैं हम एक सैचुरेशन प्रोग्राम ईवी अडॉप्शन के लिए इंस्टेड ऑफ थिन डिस्ट्रीब्यूशन। फेज वाइज इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 5 सिटीज आपके ओवर 5 इयर्स 20 सिटीज तक स्केल कर लेंगे, इवेंचुअली एक्सपेंड करेंगे टू 100 सिटीज। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म स्टेट लेवल नोडल एजेंसीज रहेंगी जैसे सिंगापुर के ईवीज में होती हैं ताकि ईवी इकोसिस्टम डेवलपमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करें। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में 2.9 मिलियन पब्लिक चार्जर्स जो हैं वो 2035 तक लगा दिए जाएंगे ताकि मास ईवी डिप्लॉयमेंट की जा सके। बैटरी डिमांड और मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इंडिया को 250 प्लस गीगावाट आवर ऑफ एनुअल बैटरी डिमांड हो जाएगी। पॉलिसी लैंडस्केप 29 स्टेट्स यूटीज जो हैं उन्होंने अपनी अपनी ईवी पॉलिसीज को नोटिफाई कर दिया है। इसके अलावा 4 स्टेट और यूटीज हैं जिन्होंने ड्राफ्ट पॉलिसीज निकाल दी हैं। इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, एक रैपिड ईवी ट्रांजिशन जो है वो 474 मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट को यहाँ पर सेव करने की कोशिश कर रहे हैं बाय 2035। साथ में हम 839 मिलियन टन्स जो है हमारे CO2 इक्विवेलेंट एमिशन उसे भी रिड्यूस कर देंगे। गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है 33 टेक्निकल मेंबर्स को GST एपिलेट ट्रिब्यूनल में। अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर की बात करें तो 33 टेक्निकल मेंबर्स जो हैं वो अपॉइंट किए जा रहे हैं GST एपिलेट ट्रिब्यूनल में ताकि ऑपरेशनलाइज करें इसकी फंक्शनिंग को और सर्टेनिटी लेकर आए GST असेसीज में। मेंबर्स एक टेन्योर यहाँ पर सर्व करेंगे 4 दिन का, या तो फिर जब वो 67 ईयर्स के हो जाते हैं। ठीक है, याद रखना GST आजकल काफी ज्यादा न्यूज में है तो थोड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। 33 टेक्निकल मेंबर्स को आखिर लेकर आ रहे हैं तो हर एक सेक्टर के होंगे ये, है ना। तो यहाँ पर एक सैलरी इनको मिलेगी 2.25 लाख रुपीस की। प्रिंसिपल और स्टेट बेंचेस की बात करें तो 2 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनको प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली में लेकर आएंगे। एक यहाँ पर A वेणु प्रसाद हैं, IAS पंजाब कैडर के 1991 बैच के हैं, और अनिल कुमार गुप्ता IRS टेक्निकल मेंबर स्टेट के हैं। 31 मेंबर्स जो हैं वो स्टेट बेंचेस के अक्रॉस यहाँ पर सर्व करेंगे। मुझे लगा कि मैंने ये न्यूज़ पहली बार देखी थी ना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो टेक्निकल मेंबर्स आ रहे हैं अलग अलग कंपनीज से आएंगे, बट ये हमारे ही एडमिन ऑफिसर्स से थे। लीडरशिप एंड स्ट्रक्चर की बात करें तो जस्टिस रिटायर्ड संजय कुमार मिश्रा जिनको लास्ट ईयर फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया था GSTET का, उनको सिलेक्ट किया गया है सर्च कम सिलेक्शन कमेटी जो कि हेड करेंगे CJI हमारे। GSET क्या है यहाँ पर, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर सेक्शन 109 ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 एंड ये सेकंड एपीलेट अथॉरिटी की तरह काम करेगी GST फ्रेमवर्क में। और जितनी भी अपील्स हैं जो हमारी 4 GST लॉज हैं उसके अंडर उनको ये यहाँ पर सुनेगी।
ट्रिब्यूनल सेटअप इंडिया में अगर होता है तो इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उन्होंने अभी 31 एपिलेट ट्रिब्यूनल्स 28 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में कॉन्स्टिट्यूट करे हैं। जी स्टेट जो है वो यहाँ पर 44 ब्रांचेस रखेगी। हर एक ब्रांच में यहाँ पर 4 मेंबर्स होंगे, 3 सेंट्रल गवर्नमेंट और 1 स्टेट गवर्नमेंट से। मॉनेटरी लिमिट्स की बात करें तो यहाँ पर 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में 20 लाख का थ्रेशोल्ड रहेगा डिपार्टमेंट के लिए ताकि अपील्स फाइल की जा सके। यूपीआई ट्रांजेक्शन हिट ऑल टाइम हाई इन जुलाई 2025। रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर देखे गए हैं 2025 में, तो देख लेते हैं क्या नंबर्स रहे। 19.47 बिलियन ट्रांजेक्शन जो हैं जुलाई 2025 में हुए, जो कि हाईएस्ट एवर थे। ट्रांजेक्शन वैल्यू की बात करें तो ये आपके 25.08 लाख करोड़ थे। सेकंड हाईएस्ट यहाँ पर 25.14 लाख करोड़ अगर हम बात करें मई 2025 की। प्रीवियस हाइस की बात करें तो मई 2025 18.67 बिलियन ट्रांजेक्शन्स आपके हुए वर्थ 25.14 लाख करोड़। जून में हमने देखा कि यहाँ पर डिक्लाइन किया था ये 18.39 बिलियन ट्रांजेक्शन्स वर्थ 24.03 लाख करोड़। ठीक है। यूपीआई का शेयर डिजिटल पेमेंट्स में 85% यहाँ पर डिजिटल ट्रांजेक्शन्स में हमारा केवल यूपीआई से होता है। ग्लोबली अगर हम बात करें तो 50% रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स जो हैं, ठीक है, वो इंडिया की लीडरशिप शो कर रहे हैं कि फिनटेक इनोवेशन में कितनी है। पॉपुलेशन मत भूलना। अबाउट एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्टैब्लिश किया है आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन ने। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है ताकि ऑपरेट कर पाए रियल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स। यूपीआई यहाँ पर रन करेंगे, अनेबल करेंगे रियल टाइम पीयर टू पीयर एंड पीयर टू मर्चेंट पेमेंट्स। न्यू मेजर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं बाय एनपीसीआई। तो बैलेंस इंक्वायरी कैप यहाँ पर यूजर्स जो हैं वो अकाउंट बैलेंसेस को चेक कर सकते हैं वाई यूपीआई एप्स ओनली 50 टाइम्स पर डे। ठीक है, पहले ये अनलिमिटेड था। लिंक किया गया है अकाउंट लिस्ट लिमिट को, तो लिस्ट अकाउंट एपीआई कैप जो की गई है वो 25 रिक्वेस्ट पर यूजर पर ऐप पर डे है। इनएक्टिव यूपीआई आईडीज जो हैं अगर किसी मोबाइल नंबर से लिंक्ड हैं फॉर 12+ मंथ्स के लिए तो वो ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएंगी। इनहांस्ड वेरिफिकेशन है, जो भी नए बैंक यहाँ पर अकाउंट्स हमारे ऐड किए गए हैं यूपीआई के साथ में। तो न्यू रिस्ट्रिक्शंस हमारी आएंगी। सिस्टम लोड यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा, फेल्ड ट्रांजेक्शंस रिड्यूस हो जाएंगे, रिलायबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी पीक आवर्स में, और सिक्योरिटी और ट्रस्ट यूपीआई इकोसिस्टम में भी बढ़ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब अगर बात करें जीएसटी कलेक्शन की तो यहाँ पर ये बढ़ चुका है। अब कितना बढ़ गया है ये, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये 7.5% बढ़ गया है जुलाई 2025 में और हो चुका है 1.96 लाख करोड़। ओवरऑल कलेक्शंस की बात करें तो जीएसटी रेवेन्यू जुलाई 2025 में हमारा था 1.96 लाख करोड़। एंड अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की तो ये आपकी +7.5% रही थी एज कम्पेयर टू जुलाई 2024। अब अगर हम देखें ड्राइवर्स यहाँ पर जो रहे हैं वो आपके हायर रेवेन्यूज रहे हैं डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन या इम्पोर्ट से, और ग्रोथ यहाँ पर स्लोअर देन रिसेंट मंथ्स रही है, बट हमें स्टडी क्या देखने के लिए मिले है, इकोनॉमिक एक्टिविटी देखने के लिए मिली है। और ट्रेंड्स क्या रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में अप्रैल जुलाई, तो ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू आपका अप्रैल जुलाई 2025 का 8.18 लाख करोड़ रहा है, और ग्रोथ अगर बात करें तो 10.7% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रही है। मंथली ट्रेंड की बात करें तो अप्रैल 2025 में ये 2.37 लाख करोड़ था, और मई 2025 में ये 2.01 लाख करोड़, और जुलाई में 2000 आपको 1.96 लाख करोड़ रुपीस का देखने के लिए मिला। स्टेट वाइज परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हमें स्मॉलर नॉर्दर्न स्टेट्स में मिली है। त्रिपुरा में 41, मेघालय, देन सिक्किम, देन नागालैंड। लार्जर स्टेट्स में मध्य प्रदेश आता है फर्स्ट नंबर पर, और इसके अलावा की कंट्रीब्यूटर्स में हमें महाराष्ट्र देखने के लिए मिलता है 30,590 करोड़ का आपका 6% है, जिसमें कि हाईएस्ट जीएसटी कंट्रीब्यूटर ये रहता है। कर्नाटका आपका 7% और तमिलनाडु आपका 8% है। ठीक है, ये स्टेट वाइज परफॉर्मेंस है। इसके अलावा गुजरात जो है उसकी 3.3% की म्यूटेड ग्रोथ देखने के लिए मिली है। IEPFA अब अपना इंटीग्रेटेड पोर्टल लॉन्च कर रहा है फॉर क्लेम्स एंड ग्रीवांसेस, तो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। तो यहाँ पर आपने इसके बारे में शायद कंपनीज एक्ट में पढ़ा होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये आता है, जहाँ पर हम सिंप्लीफाई करते हैं कि किस तरीके से प्रोसेसेस को जो हमें क्लेम करना है उन प्रोसेसेस को आसान करें, और ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म हमारे इन्वेस्टर्स के लिए।
की फीचर्स क्या है इसके? करेंटली ये फाइनल टेस्टिंग फेज में है। यूनिफाई करेंगे सभी डिजिटल सर्विसेज को एक सिंगल प्लेटफॉर्म में। इंटीग्रेशन होगा स्टेक होल्डर्स का, तो डिपॉजिटरीज और पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम एंड कंपनीज के साथ में सीमलेस एक्सपीरियंस यहाँ पर इन्वेस्टर्स एंड कंपनीज के लिए देखने के लिए मिलेगा। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं, तो कंपनीज आईपीएफ फर्स्ट या फिर 7 SRNS को फॉर्म को फिल करेंगी। सबमिशन जो है वो यहाँ पर प्रिस्क्राइब्ड एक्सेल टेम्पलेट में होना चाहिए, जो कि रूल 1A के अंदर मैंडेटेड है। यहाँ हम स्मूथ करेंगे क्लेम सेटलमेंट्स को न्यू पोर्टल को यूज कर। रोल क्या होता है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड का? तो यहाँ पर ये इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करते हैं। किस तरीके से? जितने भी अनक्लेम्ड शेयर्स हैं उन्हें रिटर्न करते हैं, अनक्लेम्ड डिविडेंड्स यहाँ पर, और फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो भी प्रमोट करते हैं। तो होता क्या है, मान लो कोई ऐसे शेयर्स हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर ना तो डिविडेंड क्लेम किया गया है, ना ही इन शेयर्स पर किसी ने भी कभी अपना हक दिखाया है। अब क्या होगा, एक सर्टेन टाइम लिमिट तक वेट किया जाता है। मैंने कंपनीज एक्ट में इसको पूरा कंप्लीट पढ़ाया हुआ है। अगर आपका पीएफआरडीए या आईएफएससी का यहाँ पर एग्जाम है तो आप लोग कंपनीज एक्ट का पूरा वीडियो देख सकते हैं। मैंने वन शॉट में पूरा कंपनी सिलेबस एक्ट कवर जो है कवर किया हुआ है कंपनीज एक्ट का। अदरवाइज आप यहाँ पर थोड़ा सा समझ लो। तो अब वो जो लोग हैं जो अपना पैसा यहाँ क्लेम नहीं कर रहे, वो इस फंड में चला जाएगा। अब ये कभी भी वापस आएंगे तो उन लोगों को वो पैसा वापस मिल जाएगा। अगर कभी नहीं आते तो ये इन्वेस्टर्स के एजुकेशन में और फाइनेंशियल लिटरेसी को या प्रमोट करने में यूज कर लिया जाएगा। फ्लैगशिप इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले है निवेशक दीदी, इसके बाद में निवेशक पंचायत और निवेशक शिविर। तो ये हमारे किस लिए आए हैं? ताकि हम सिटीजन्स को एम्पावर करें नॉलेज के साथ में, और यहाँ पर वो इन्फॉर्म डिसीजंस जो हैं वो ले पाए। फिर आती है बात बीएसएनएल और एनआरएल की। तो इन्होंने लैंडमार्क एमओयू साइन किया है ताकि इंडिया का पहला 5G प्राइवेट नेटवर्क रिफाइनरी सेक्टर में लॉन्च कर पाए। एग्रीमेंट यहाँ पर बात करें तो भारत संचार निगम लिमिटेड और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। नेचर क्या है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। साइन ये हुआ है इंडस्ट्री 4.0 वर्कशॉप फॉर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस गुवाहाटी, जो कि हमारा अगस्त में हुआ था। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। इंडिया का पहला 5G कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क जो कि डिप्लॉय किया जाएगा रिफाइनरी नेटवर्क में। सिक्योर करेंगे हम अल्ट्रा रिलायबल रियल टाइम इंडस्ट्रियल कनेक्टिविटी। एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया मिशन के साथ में अलाइन करता है। जो हमारे यहाँ पर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की एबिलिटी है उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि किस तरीके से वो इंडस्ट्री 4.0 में, हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात हो रही है यहाँ पर, उसमें लीड कर पाएंगे। रीजनल इम्पैक्ट की बात करें तो ये असम से शुरू होगा और फिर एक मॉडल बनाया जाएगा डिजिटल इंडस्ट्रियलाइजेशन का। ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस, तो फॉर इंडस्ट्री 4.0 एक वे बन जाएगा ऑटोमेशन का, डिजिटल ट्विंस का, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एंड एआई ड्रिवन रिफाइनरी ऑपरेशंस का। सीपीएसईज की बात करें तो एक प्रेसिडेंट यहाँ पर हम सेट कर रहे हैं फॉर सेल्फ ड्रिवन इनोवेशन इन अदर सेक्टर्स। इंडिया की बात करें तो स्ट्रेंथन कर रहे हैं इंडिया की पोजीशन एडवांस टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर और प्राइवेट 5G एप्लीकेशंस में। लीडरशिप यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएसएनएल के सीएमडी है ए रॉबर्ट जे रवि, शायद यही बिल बनाना भूल गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एयरसेल ने फाइल किया है 1500 करोड़ का आईपीओ। इंडिया का पहला एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि पब्लिक हो जाएगा। तो यहाँ पर अब ये क्या कर रहे हैं, अपने शेयर्स लेकर आ रहे हैं। इंडिया का ये ओल्डेस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसने ड्राफ्ट पेपर्स फाइल करे हैं सेबी के साथ में, और वो भी 1500 करोड़ के। तो फर्स्ट ऐसा आईपीओ आएगा जो कि कोई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ला रही है। कंपनी के बैकग्राउंड की बात करें तो 2002 में ये फाउंड हुई थी, सरफाइजी एक्ट के अंडर आती है। एवेन्यू इंडिया रिसर्जेंस, यहाँ पर एवेन्यू कैपिटल ग्रुप के बारे में आपने शायद सुना हो, तो ये उसके अंदर इसके स्पॉन्सर्स हैं एंड एसबीआई भी इसका स्पॉन्सर है। तो ये लार्जेस्ट प्राइवेट एआरसीज में से एक है। आईपीओ स्ट्रक्चर 100% ऑफर फॉर सेल यहाँ पर किया जाएगा। एवेन्यू कैपिटल जो है वो अपने ऑफरोड करिए 6.87 करोड़ शेयर्स। ऑफर फॉर सेल क्या होता है? ऑफर फॉर सेल होता है जब कोई इन्वेस्टर अपने पर्सनल शेयर्स मार्केट में लेकर आ रहा है, ठीक है, या फिर कोई डायरेक्टर।
अच्छा, एसबीआई अपने 1.94 करोड़ शेयर्स बेच रही है और फेडरल बैंक जो है वो 10.35 लाख। कोई नए शेयर्स कंपनी नहीं बेच रही है, जो ऑलरेडी शेयर्स हैं कंपनी के उन्हीं को जो किसी अलग अलग लोगों के पास या एंटिटीज के पास थे वही यहाँ पर सेल किए जाएंगे। शेयर होल्डिंग का पैटर्न, प्रमोटर्स जो है, अगर एवेन्यू इंडिया सर्जेंस की बात करें तो इनका यहाँ पर 69.73 है और एसबीआई का 19.95%। पब्लिक शेयर होल्डर्स में लाथे इन्वेस्टमेंट, फेडरल बैंक, एसआईबी, कर्नाटका बैंक, साउथ इंडियन बैंक। मतलब फाइनेंशियल स्नैपशॉट, तो यहाँ पर डेट इनके पास में कितना था ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे एक बार देख लो। टोटल बोरोइंग्स इनकी 305.99 करोड़ है। रिकवरीज इन्होंने अभी तक 28,460 करोड़ की कर ली है और डेट इन्होंने जो एक्वायर किया है वो 72,657 करोड़ रुपीस तक का किया है। आईपीओ यहाँ पर मर्चेंट बैंकर्स कौन कौन रहेंगे इनके, आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज, आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज एंड जेएम फाइनेंशियल। नेक्स्ट आ जाते हैं, लेबर ब्यूरो ने रिवाइज करना है बेस ईयर किसके लिए, सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर और रूरल लेबर के लिए 2019। तो यहाँ पर अब रिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको अपडेट कर रहे हैं हमारे एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड रूरल लेबरर्स के लिए 2019। बेस ईयर यहाँ पर कौन सा हटा है, 1986-87 वाला। मेथोडोलॉजी, हम यहाँ पर जियोमेट्रिक मीन जो है वो यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ व्हाट, इंस्टेड ऑफ आपका अर्थमेटिक मीन। कवरेज यहाँ पर 24 से 34 स्टेट्स तक जा चुका है और डेटा कलेक्ट होगा 600 से 787 सैंपल विलेजेस में। गवर्नमेंट ने अवार्ड किए हैं पैन 2.0 प्रोजेक्ट्स टू एलटीआई माइंड टी। 792 करोड़ रुपीस का वैल्यूएशन है इस कॉन्ट्रैक्ट का। शेड्यूल रोल आउट जो होगा वो आपका 18 महीने में होगा और यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर पैन एंड टैन मैनेजमेंट किया जा रहा है। वो जो पैन कार्ड आपके पास होता है और टैन होता है अलग अलग बिजनेसेस का। अलॉटमेंट, अपडेट्स, करेक्शंस, आधार पैन की लिंकिंग, री इशुएंस, इसके अलावा ऑनलाइन पैन वैलिडेशन। सर्विस प्रोवाइडर एलटीआई माइंड्री रहेगा जो कि मैनेज करेगा सर्विस प्रोवाइडर्स फॉर डिजाइन, डेवलपमेंट, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस। प्रोजेक्ट का स्कोप अगर बात करें तो 81.24 करोड़ पैन्स एंड 73 लाख टेंस। मर्जेस जो हैं यहाँ पर आपके ई फाइलिंग, यूटिलिटी एसएल, प्रोटीन, ई गवर्नमेंट पोर्टल्स, ठीक है, यहाँ पर होंगे। गवर्नमेंट अप्रूवल की बात करें तो यहाँ पर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने प्रोजेक्ट पैन 2.0 प्रोजेक्ट यहाँ पर इसके लिए 1435 करोड़ रुपीस अलोकेट किए थे नवंबर 2024 में। ग्रीवांस रिड्यूसल यहाँ पर सिंप्लीफाई हो जाएगा और सर्विस डिलीवरीज बेटर हो जाएंगी। तमिलनाडु ने गवर्नमेंट जो है तमिलनाडु की और आईआईटी मद्रास सेटअप कर रहे हैं सेमीकंडक्टर फैब फैसिलिटी। तो सेंटर फॉर एडवांस सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज यहाँ पर आपका इनिशिएटिव आया है। पार्टनरशिप तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट के साथ में और आईआईटी मद्रास के साथ की गई है। फंडिंग की बात करें तो सीड ग्रांट दिया जाएगा 100 करोड़ का अंडर तमिलनाडु सेमीकंडक्टर मिशन 2030। फोकस एरिया फैबलेस चिप मैन कंपनीज, एडवांस सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेनिंग की बात करें तो यहाँ पर 4,500 कैंडिडेट्स को हम 2 से 6 वीक के मॉड्यूल्स में ट्रेन करेंगे एट सेंट्रल पॉलिटेक्निक कैंपस। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स जो हैं इन्होंने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन की है और वो एग्रीमेंट हुई है इनवर्ड रेमिटेंसेस पर। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। इनवर्ड रेमिटेंसेस को ये ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं यूपीआई प्लस यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इंटरकनेक्शन प्लेटफॉर्म के थ्रू। सीमलेस, सिक्योर और अफोर्डेबल रेमिटेंस चैनल है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपकी लोअर रहेंगी इंडियन डायस्पोरा के लिए और फाइनेंशियल इंक्लूजन को हम एनहांस कर रहे हैं। एसबीआई की रिपोर्ट आई है 12.5% इंक्रीमेंट देखने के लिए मिला है Q1 के नेट प्रॉफिट में। तो नेट प्रॉफिट आपका 19,160 करोड़ हो चुका है। ग्रोथ यहाँ पर 12.5% ईयर ऑन ईयर हो चुकी है और क्वार्टर की तरफ देखें तो 3% हो चुकी है। ड्राइवर्स यहाँ पर नॉन इंटरेस्ट इनकम रही है इनकी बहुत अच्छी, ट्रेजरी गेन्स और फीस, ठीक है। तो यहाँ पर नॉन इंटरेस्ट इनकम का मतलब है लोन से उतना इनकम नहीं आ रहा जितना कि बाकी चीजों से आ रहा है। अगर ग्रॉस एनपीएस की बात करें तो ये 1.83% है और ये 38 बीपीएस पॉइंट से आपके डाउन जा चुके हैं। एंड नेट अगर हम एनपीएस की बात करें तो ये 0.47% है। पीएसबी बैंक की परफॉर्मेंस की बात करें तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पर 44,218 करोड़ का हुआ था
और एसबीआई का कंट्रीब्यूशन 43% ऑफ टोटल सेक्टर प्रॉफिट हमें देखने के लिए मिलेगा। पूरे बैंकिंग सेक्टर में 43% जो प्रॉफिट आता है वो एसबीआई से आता है। टॉप परफॉर्मर्स की अगर हम बात करें तो इंडियन ओवरसीज यहाँ पर 76% तक का प्रॉफिट इन्होंने अर्न कर लिया है। पंजाब एंड सिंध बैंक भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं विद 48%। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 32% यहाँ पर 32.8% पर है। इंडियन बैंक 23.7 और बैंक ऑफ महाराष्ट्र 23.2। पंजाब नेशनल बैंक का प्रॉफिट जो है वो आपका 48% से कम होकर 1675 करोड़ तक पहुंच चुका है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट न्यूज किसके बारे में है, ये बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की, कि इन्होंने एफएसएसएआई के साथ में मिलकर एक वेब बेस्ड पेमेंट सॉल्यूशन लॉन्च किया है, जहां पर कि आप एफएसएसएआई के लिए पेमेंट सॉल्यूशन लेकर आते हो एंड यहाँ डिजिटल पेमेंट्स को स्ट्रीमलाइन करते हुए फाइनेंशियल ओवरसाइट हमारे स्टेट चाइल्ड अकाउंट्स एंड डिस्ट्रिक्ट सब चाइल्ड अकाउंट्स की बढ़ाई जा रही है। बैंक की प्रोफाइल की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा फाउंड हुआ था 20 जुलाई 1908 में, जहां पर गवर्नमेंट की ओनरशिप 63.97 है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लॉन्च कर रही है रेमिट फर्स्ट टू इंडिया प्लेटफॉर्म। ये हमारे ऑफकोर्स एनआरआईज के लिए रहेगा। तो ये बोल रहे हैं कि 0 फी डिजिटल रेमिटेंसेस के थ्रू आप यहाँ पर अपने रेमिटेंसेस भेज पाओगे। क्विक सिक्योर ट्रांसफर्स होंगे वाया मोबाइल ऐप या फिर वेब पोर्टल एंड लाइव ट्रांजेक्शन ट्रैकिंग की जा सकती है। आप देख सकते हो कि कितना और समय लगेगा पूरा अमाउंट भेजने में। गारंटीड यहाँ पर कॉम्पिटिटिव फॉरेक्स रेट्स भी दिए जाएंगे, साथ में वेलकम बेनिफिट्स जैसे एक्स्ट्रा फॉरेक्स मार्जिन आपके पहले 3 ट्रांसफर्स के लिए आपको मिलेगी। पार्टनरशिप यहाँ पर सिंगेक्स के साथ में एमएएस लाइसेंस रेमिटेंस प्रोवाइडर है सिंगापुर में, इनके साथ की गई है। और फ्यूचर एक्सपेंशन की बात करें तो सिंगापुर एंड हांगकांग में हम इनिशियली इसको सपोर्ट करेंगे। वो ऑब्जेक्टिव है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है वो डिजिटली फॉरवर्ड, एथिकल एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल बैंक बन पाए। नेक्स्ट आते हैं, ग्रो डिजिटल प्लेटफॉर्म टाई अप कर रहा है यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फॉर फास्टैग सर्विसेज के साथ में, जहां पर ग्रो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हमारे अशोक लीलैंड और हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस के थ्रू इसको प्रमोट किया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव है फास्टैग सर्विसेज को फ्लीट ऑपरेटर्स के लिए लॉन्च करना। फास्टैग जो हैं अब यहाँ पर प्रमोट होंगे अशोक लीलैंड डीलर्स के थ्रू। एडिशनल फीचर की बात करें तो रोड साइड असिस्टेंस दिया जाएगा सड़क का साथी प्रोग्राम के थ्रू, जहां पर एलिजिबल कमर्शियल व्हीकल्स हमारे जो हैं उसमें फास्टैग कस्टमर्स को ये प्रोवाइड किया जाएगा। अगर बात करें सड़क के साथ ही प्लेटफॉर्म नेटवर्क की, तो ये एक नोडल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट भी आपके लिए काम करेगा। और ग्रो डिजिटल प्लेटफॉर्म आपका 2021 में आया था, जहां पर फ्लाइट ऑर्डिनेटर्स को फ्लीट ऑपरेटर्स एंड के साथ में कनेक्ट कर कर वैल्यू एडेड लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही थी। नेक्स्ट आ जाओ, जनरली ग्रुप और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अनवेल किया है न्यू जॉइंट वेंचर ब्रांड आइडेंटिटी, जिसका यहाँ पर ब्रांड जो है वो है आपका जनरली सेंट्रल लाइफ इंश्योरेंस आर्म, जनरली सेंट्रल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये शेयर होल्डिंग इनकी होगी 74% और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की होगी आपकी 26%। ठीक है, तो बेसिकली अब ये दोनों मिलकर एक नया अपना ही जॉइंट वेंचर ब्रांड लेकर आ रहे हैं। तो नाम क्या है इसका, यहाँ पर इसका नाम कुछ इस तरीके से रहेगा कि जनरली सेंट्रल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। रीब्रांडिंग में विजुअल आइडेंटिटी आपकी चेंज की जाएगी, लोगो, टाइपोग्राफी, वेबसाइट और सोशल मीडिया प्रेजेंस। लेगेसी की बात करें तो जनरली जो है यहाँ पर 193 ईयर ग्लोबल इंश्योरेंस हेरिटेज रखता है और सेंट्रल बैंक जो है वो 113 साल की लेगेसी अपने साथ रखता है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट इनके 7938 करोड़ हैं और ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम्स 5547.5 करोड़ हैं। इंडिया के टॉप 10 प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में एक है हमारा जनरली। ठीक है, एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है लॉक एफडी फीचर। अब यहाँ पर डिजिटल फ्रॉड से बचाने के लिए एफडीज को प्री मैच्योर क्लोजर को एकदम ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। लॉक्ड एफडीज जो हैं वो आपकी क्लोज हो सकती हैं, आप उनको विड्रॉ अगर करना चाहते हो पूरे पैसे को और क्लोज करना चाहते हो अपनी एफडी को, तो केवल ऑफलाइन ब्रांचेस में ही हो सकती हैं। और यहाँ भी स्ट्रिक्ट वे में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो ये अवेलेबल है एक्सिस बैंक मोबाइल ऐप और सभी ब्रांचेस में। कस्टमर्स यहाँ पर टारगेटेड यूजर्स रहेंगे। लीडरशिप यहाँ पर अमिताभ चौधरी जी की है, जो कि एमडी और सीईओ हैं एक्सिस बैंक के। इसके बाद में आता है एंड फाइनेंशियल एग्जिट पेटीएम। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास में क्या है,
यहाँ पर हमारे पास स्टेक बेचे जा रहे हैं 5.84% फॉर 3,803 करोड़ रुपीज। इम्पैक्ट की बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे 197 कम्युनिकेशन शेयर्स जो हैं वो ड्रॉप हो गए हैं 1.45% एनएससी के और 1.23% बीएसई के। एंटिटीज इन्वॉल्व कौन कौन सी हैं? एंड ग्रुप थ्रू एंटफिन नीदरलैंड्स होल्डिंग बीवी। बैकग्राउंड की बात करें तो एंड ग्रुप यहाँ पर फॉर्मरली आपका एंड फाइनेंशियल्स रहा था, जो कि अलीबाबा ग्रुप का पार्ट था, ठीक है, पार्ट है। एंड सिग्निफिकेंस, पेटीएम जो है अब वो 100% इंडियन ओन्ड है। आपको याद होगा शायद से पेटीएम के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी उठाया गया था कि एक चाइनीज कंपनी है इस तरह से। तो अब यहाँ पर जो है 197 कम्युनिकेशन शेयर्स जो हैं वो आपके ड्रॉप हो चुके हैं, राइट। चलो, बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है डिजिटल फॉरेक्स प्लेटफॉर्म जिसका नाम है बॉब FX1। टारगेट यूजर्स कॉर्पोरेट और एमएसएमई कस्टमर्स हैं। एग्जीक्यूट करेंगे फॉरेक्स एंड डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस, रियल टाइम लाइव रेट्स, इंस्टेंट कंफर्मेशंस, डाउनलोडेबल डील टिकट्स, पर्सनलाइज्ड डैशबोर्ड यहाँ पर अलर्ट्स के साथ में है। सिंप्लीफाई कर रहे हैं फॉरेक्स डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन बुकिंग। लीडरशिप की बात करें तो श्री देवादत्ता चंद जो हैं वो यहाँ पर इसके लीडर हैं। बैंक प्रोफाइल की बात करें तो 1908 में इसको फाउंड किया गया था बाय महाराजा सायजी राव गायकवाड़ III, ठीक है, और इसको नेशनलाइज कर दिया गया था 1969 में। 1908 का टाइम आप समझ लो कौन सा वाला हो गया। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। IFSC ने कमिट किया है $150 मिलियन HDFC की एच ड्रीम फंड में। तो फंड का पर्पस है सस्टेनेबल, अफोर्डेबल और मिड इनकम हाउसिंग इन अर्बन इंडिया। तो यहाँ पर एक ही एंकर इक्विटी इन्वेस्टर की तरह काम करेगी, जहाँ $1 बिलियन का एच ड्रीम फंड मैनेज करेगा HDFC का कैपिटल एडवाइजर। ग्रीन स्टैंडर्ड्स की बात करें तो प्रोजेक्ट जो है वो आपका एज ग्रीन बिल्डिंग फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करना चाहता है। एटलीस्ट 25,000 ग्रीन सर्टिफाइड हाउसिंग यूनिट्स बनेंगी अफोर्डेबल और मिड इनकम सेगमेंट्स में। मार्केट अपॉर्चुनिटी 1.4 ट्रिलियन इंडिया में ग्रीन बिल्डिंग मार्केट है बाय 2030 और 1.25 ट्रिलियन है फ्रॉम रेजिडेंशियल सेक्टर। रैपको बैंक जो है उन्होंने डिविडेंड प्रेजेंट किया है यूनियन होम मिनिस्टर को। डिविडेंड अमाउंट है यहाँ पर 22.90 करोड़ रुपीस फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। नेट प्रॉफिट 140 करोड़, 30% डिविडेंड यहाँ पर हाईएस्ट रहेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी की हिस्ट्री में। काफी बड़ा प्रॉफिट है ये, ठीक है, तो डिविडेंड इतना ज्यादा दिया जा रहा है। प्रेजेंटेशन डेट आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है। बैकग्राउंड, रजिस्टर किया था इसने 1969 में खुद को एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर मद्रास कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, ठीक है। जुरिस्डिक्शन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला और पुदुचेरी। पर्पस है कि रिहेबिलिटेशन हो जाए रिपाट्रिएट्स का फ्रॉम श्रीलंका एंड म्यांमार। जो लोग वापस आए हैं श्रीलंका और म्यांमार से, उनको किस तरीके से रिहेबिलिटेट किया जाएगा। ओके, तो याद रहेगा आपको, सबसे ज्यादा डिविडेंड देने वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह कहीं ना कहीं ये काम कर रही है, जहां इन्होंने 22.90 अपना रुपीज में डिविडेंड दिया है। 90 करोड़ रुपीज का डिविडेंड, पता है ना, अगर किसी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो अपने शेयर होल्डर्स को जो एक हिस्सा दे रही होती है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन लॉन्च कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिक्योर कन्वीनियंट डिजिटल बैंकिंग के लिए इसको किया जा रहा है। नेशन वाइड रोल आउट होगा और स्पेशली ये बेनिफिशियल होगा एल्डरली और डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए। बैंक प्रोफाइल के बारे में बात करें तो ये 100% गवर्नमेंट ओन्ड है और लॉन्च हुआ था September 1, 2018 में, ठीक है। अब आपको पता ही है पोस्ट पेमेंट इंडिया पोस्ट था हमेशा से, पोस्ट पेमेंट बैंक इसको बाद में बनाया गया था। मैंडेट यहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन, हमें लास्ट मील तक पहुंचना है वाया 1,65,000 पोस्ट ऑफिसेस, 1,40,000 आपके रूरल में है और 300,000 पोस्टल एम्प्लॉयज यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। लीडरशिप की बात करें तो MD एंड CEO है इसमें आर विश्वेश्वरन, ठीक है। टाटा AIA ने लॉन्च किया है विमेन फोकस टर्म इंश्योरेंस प्लान शुभ शक्ति। तो 15% लोअर प्रीमियम दे रहे हैं वर्सेस मैन। एडिशनल डिस्काउंट्स हैं सिंगल मदर्स के लिए। प्रीमियम हॉलीडेज आपको देखने के लिए मिलेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। 12 महीने का ब्रेक मिलेगा पोस्ट डिलीवरी। मंथली इनकम बेनिफिट यहाँ पर चाइल्ड के लिए फॉर एजुकेशन अप टू 3 चिल्ड्रन टिल एज 25, ठीक है। इसके अलावा बंडल्ड है विद टाटा AIA हेल्थ बडी प्लेटफॉर्म फॉर फिटनेस रिवॉर्ड्स एंड वेलनेस टूल्स, ठीक है। काफी अच्छा सा है ये। विमेन फोकस टर्म इंश्योरेंस प्लान है शुभ शक्ति।
इसके बारे में आप लोग अपने लिए भी एक बार जाकर देख सकते हैं, अगर आप एक फीमेल हैं, या फिर अपने पेरेंट्स वगैरह के लिए या अपने फ्रेंड्स के लिए देख सकते हैं, या अगर आप मैरिड हैं तो अपनी वाइफ, और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए भी देख सकते हैं, है ना। चलो, कोटक महिंद्रा बैंक, और अगर आप खुद लड़की है तो आप अपने लिए देख लीजिए। कोटक महिंद्रा बैंक क्या कर रहा है, प्रीमियम बैंकिंग प्रोग्राम लेकर आ रहा है, सॉलिटेयर। इनविटेशन यहाँ पर केवल दिया जाएगा, प्रीमियम बैंकिंग प्रोग्राम है, सैलरीड, अगर रिलेशनशिप वैल्यू आपकी 75 लाख रुपीज या उससे ज्यादा है। सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए रिलेशनशिप वैल्यू आपकी 1 करोड़ या उससे ज्यादा होनी चाहिए। बेनिफिट्स की बात करें तो टॉप टियर प्रिविलेजेस दिए जाएंगे, एडवांस इन्वेस्टमेंट टूल्स, पर्सनलाइज सर्विसेज यहाँ पर दी जाएंगी। ठीक है, इस तरह की चीजें आप देते हो, सॉलिटेयर क्रेडिट कार्ड, प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लाइंस, तो बेसिकली बड़े आपके पास में कस्टमर्स आ जाएं। गेल और हिंदुस्तान कॉपर ने साइन किया है एमओयू फॉर क्रिटिकल मिनरल डेवलपमेंट। तो गेल इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने आपस में यहाँ पर एक एमओयू साइन किया है, जहाँ पर जॉइंट एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट होगा क्रिटिकल मिनरल रिसोर्सेज का। इंडिया की जो कैपेसिटी है सोर्स करने की, प्रोसेस करने की और यूटिलाइज करने की क्रिटिकल मिनरल्स को, उसको एनहांस किया जा रहा है। सेक्टर्स जैसे आपके रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और एडवांस टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट करेंगे। क्रिटिकल मिनरल्स कवर किए जा रहे हैं, कॉपर, लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। एप्लीकेशंस की बात करें तो बैटरी, सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर कवर हो रहे हैं। गेल की प्रोफाइल आपको पता ही होगा, गवर्नमेंट ओन नेचुरल गैस कंपनी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इनकॉर्पोरेट हुई थी 1984 में, ताकि इंडिया के नेचुरल गैस सेक्टर को डेवलप कर पाए। बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस पार्टनरशिप कर रहे हैं विद जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज। अब यहाँ पर रिटेल इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस इंडिया ये एक्सपेंड करना चाहते हैं। 15 लाख जियोजीत कस्टमर्स हैं जो कि एक्सेस करेंगे बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को 502 जियोजीत ब्रांचेस के थ्रू। यहाँ इनको टर्म प्लान मिलेंगे, यूलिप्स मिल जाएंगे, साथ में रिटायरमेंट प्लान्स और सेविंग सॉल्यूशंस। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पार्टनरशिप की है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के साथ में, जहां पर ये अपने इंश्योरेंस एक्सेस को नेशन वाइड ब्रॉड करना चाहते हैं और अलाइन कर रहे हैं इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 इनिशिएटिव के साथ में। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑफर करेंगे एसबीआई लाइफ का इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स थ्रू इट्स नेटवर्क। ठीक है, चलो अगर बात करें स्मॉल फाइनेंस बैंक का, यहाँ पर टैगलाइन क्या है इस वाले का, एयू का, बदलाव हमसे है। चलो एसबीआई लाइफ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एसबीआई जनरल इंश्योरेंस पार्टनरशिप कर रहे हैं अपस्टॉक्स के साथ में, ताकि डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स का स्ट्रेंथन कर पाए। मोटर इंश्योरेंस को ये कवर करते हैं टू अपस्टॉक्स कस्टमर बेस। अब स्टॉक आपको पता होगा, ग्रोस, जीरोधा, एंजल वन, इन सब की तरह स्टॉक ब्रोकर कंपनी है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस जो है वो एक लीडिंग नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडर है, जो कि एसबीआई और बीएनपी प्रभास इसको यहाँ पर परिवास मतलब यहाँ पर इसको प्रमोट करते हैं। अगर बात करें आईबीए की, तो इसने बैंक्स को बोल रहा है कि भाई देखो अपने आईएसओ 222 को माइग्रेशन को एक्सेलरेट करो, ताकि पेमेंट फेलियर्स क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स में अवॉइड हो पाए। बैंक सब माइग्रेशन करेंगे बाय अगस्त 2025, ताकि सफिशिएंट बफर टाइम यहाँ पर मिल जाए। आईएसओ 222 क्या है, ग्लोबल स्टैंडर्ड है फाइनेंशियल मैसेजिंग का। तो यहाँ पर हम XML सिंटेक्स यूज करें, तो पहले हम स्विफ्ट यूज कर रहे थे, तो ओल्डर एम्प्टी मैसेजेस को हम MX मैसेजेस के साथ में यहाँ पर माइग्रेट कर रहे हैं। को एग्जिस्टेंस पीरियड जो है आपका नवंबर 2025 तक है, फिर स्विफ्ट मेरे ख्याल से हट ही जाएगा। NUCFDC पार्टनरशिप कर रहे हैं IIA इंडिया के साथ में, ताकि ऑडिट क्वालिटी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में इंप्रूव कर पाए। तो नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स इंडिया के साथ में पार्टनरशिप कर ऑडिट क्वालिटी और गवर्नेंस एंड रिस्क को स्ट्रेंथन करना चाहती है हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में। यहाँ पर एक्सेस दी जा रही है एनवायरमेंटल, सोशल, गवर्नेंस एंड एआई टूल्स को, ग्लोबल ऑडिट रिसोर्सेज, यहाँ पर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, वेबिनार्स, ये सारी चीजों को देखा जाएगा। अलाइन करेंगे आरबीआई के रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट गाइडलाइंस के साथ में। वेल्थ कंपनी इंडिया की पहली वुमेन फाउंडेड म्यूचुअल फंड हाउस बन चुकी है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर मधु लुनावत जो है वो को फाउंडर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पंथोमत ग्रुप की।
सेबी के अप्रूवल में अगर हम बात करें तो ग्रांट किया गया था जुलाई 18 2025 में। सिग्निफिकेंस, फर्स्ट इंडियन वुमेन है ये जो कि इंडिपेंडेंटली एक सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड कंपनी लेकर आ रही हैं। नाम याद हो जाएगा, मधु लुनावत। सेबी की आपको याद होगा, मधुपुरी बलूच नाम था ना शायद, हाँ ये था। काफी सारे स्कैम्स में भी था उनका नाम। तो यहाँ पर 46 फंड हाउसेस है इंडिया में। प्रीवियसली केवल एलडीविसिस एमएफ है जिसके पास में एक वुमेन सीईओ थी, राधिका गुप्ता। अब यहाँ पर एक फर्स्ट वुमेन फाउंडेड म्यूचुअल फंड हाउस आ रहा है मधु लुनावत जी की तरफ से, जो को फाउंडर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दोनों हैं पंतो मत ग्रुप की। पीओ साइन कर रहा है एमओयू। ये बहुत इंपॉर्टेंट सी न्यूज है, अगर ये आपको इजी लग रही हो तो ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। चलो, पीओ ने साइन किया एमओयू अमेज़न इंडिया के साथ में ताकि एक्सलरेट कर पाए एमएसएमई एक्सपोर्ट्स को। तो एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना है बाय एमएसएमई। मैकेनिज्म है कि डेडिकेटेड ई कॉमर्स एक्सपोर्ट टास्क फोर्स यहाँ पर स्टैब्लिश की जाएगी, पॉलिसी एडवोकेसी की जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट और अवेयरनेस इनिशिएटिव्स। पीओ प्रोफाइल एपेक्स ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हो रही है जॉइंटली बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड प्राइवेट सेक्टर टू असिस्ट इंडियन एक्सपोर्टर्स। टाटा ग्रुप ने टॉप किया इंडिया का सबसे अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड 2025। अब यहाँ पर टॉप 3 एम्प्लॉयर ब्रांड्स जो हैं वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिले, टाटा ग्रुप, गूगल इंडिया और इन्फोसिस। ठीक है, जहाँ पर की एम्प्लॉयर्स ज्यादातर आना चाहते हैं एम्प्लॉइज। तो की एम्प्लॉय वैल्यू प्रपोजिशन यहाँ पर देखी गई है, पर्पस ड्रिवन वर्क है, वर्क लाइफ बैलेंस है, इक्विटी, अट्रैक्टिव सैलरी, बेनिफिट्स, करियर प्रोग्रेशन और फाइनेंशियल हेल्थ। अदर टॉप 10 ब्रांड्स में सैमसंग, जेपी मॉर्गन चेस, आईबीएम, विप्रो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, डेल टेक्नोलॉजीज और एसबीआई। वर्कफोर्स ट्रेंड की बात करें तो 47% जो इंडियन एम्प्लॉइज हैं वो अपनी जॉब्स फर्स्ट हाफ 2025 में ही स्विच करना चाहते हैं। जेन जी की बात करें तो 51% मिलेनियल्स और 50% इंटेंड कर रहे हैं टू स्विच एम्प्लॉयर्स। ठीक है, चलो, गुजरात टॉप कर रहा है इंडिया के एक्सपोर्ट चार्ट 2024-25 में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नाम भी याद रखना। एक्सपोर्ट्स इन्होंने किए हैं 9.83 लाख करोड़ रुपीस के, 26.6% ऑफ नेशनल एक्सपोर्ट। अगर हम बात करें सेकंड स्टेट यहाँ पर महाराष्ट्र है 5.57 लाख करोड़ के साथ में। टॉप कमोडिटीज में आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑर्गेनिक केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स आते हैं। मेजर एक्सपोर्ट सेंटर्स में जामनगर यहाँ पर 1/3 ऑफ स्टेट एक्सपोर्ट्स लेकर चलता है। टॉप मार्केट्स की बात करें तो यूएसए, नीदरलैंड्स, यूएई। ग्रोथ सेक्टर में एरोस्पेस, शिप बिल्डिंग ट्रिपल डिजिट ग्रोथ के साथ चल रहे हैं। इंडिया वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट एविएशन मार्केट बन चुका है। एयर पैसेंजर्स 211 मिलियन है 2024 में, 11.1% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ में। ग्लोबल रैंकिंग की बात करें तो यहाँ पर हमने जापान को सरपास कर दिया है, जहां 205 मिलियन जो लोग हैं वो आपको देखे गए थे। इसके अलावा क्लोज टू स्पेन जहां पर 241 मिलियन एयर पैसेंजर्स थे। ठीक है, टॉप एयर रूट्स की अगर हम बात करें तो मुंबई, दिल्ली 7th बिजिएस्ट यहाँ पर है, 5.9 मिलियन पैसेंजर्स हैं। एशिया पैसिफिक डोमिनेंस में 9 ऑफ द टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट पेयर्स में जीजू सियोल इस रूट जो है वो हमारी मोस्ट पॉपुलर है। अदर मार्केट्स, यूएस में 876 मिलियन पैसेंजर्स हैं, चाइना में 741 है, यूके में थर्ड यहाँ पर 261 मिलियन और स्पेन में 241 मिलियन। अचीवमेंट की बात कर लेते हैं हमारे DNRLM की, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हाउस होल्ड इनकम जो है वो बढ़ गई है और सेल्फ रिलायंसेस को प्रमोट किया जा रहा है, विमेन एम्पावरमेंट को, लाइवलीहुड एनहांसमेंट को रूरल एरियाज में। सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट दिल्ली एंड चंडीगढ़ में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। टारगेट्स की बात करें तो 10 करोड़ रूरल हाउसहोल्ड्स को हम सेल्फ हेल्प ग्रुप में मोबिलाइज करना चाहते हैं। और अचीवमेंट की बात करें तो 10.5 करोड़ विमेन जो हैं वो अभी तक 10.05 यानी कि मोबिलाइज हो चुकी हैं। फॉर्म यहाँ पर अगर हम बात करें तो 90 लाख विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं अक्रॉस द कंट्री अभी तक फॉर्म हो चुके हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर DNRLM के कंपोनेंट्स की, तो कंपोनेंट्स आपको पता होने चाहिए। फार्म लाइवलीहुड कंपोनेंट,
जिसमें हम महिला किसान एसएचजी मेंबर्स के ऊपर फोकस करते हैं। एग्री इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस, सस्टेनेबल फार्मिंग, बेटर लाइव स्टॉक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को भी इंक्लूड करते हैं। नॉन फार्म लाइवलीहुड कंपोनेंट की बात करें तो एसएचजी मेंबर्स जो हैं वो सपोर्ट करते हैं और उनकी जो फैमिलीज हैं वो स्टैब्लिश कर रही है माइक्रो एंटरप्राइजेस को नॉन फार्म सेक्टर में। एनकरेज किया जा रहा है इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज बियॉन्ड एग्रीकल्चर, ताकि रूरल लाइवलीहुड्स को डाइवर्सिफाई कर पाए। मास्टर सर्कुलर यहाँ पर दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन पर, तो जैसा हमने अभी देखा था यहाँ पर ये आया था आपका 1 अप्रैल 2013 में। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया था और रीस्ट्रक्चरिंग की थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की। तो रीनेमिंग हमने इसकी कर दी थी 2016 में एस डे एनआरएलएम। ऑब्जेक्टिव था फ्लैगशिप प्रोग्राम यहाँ पर, ताकि हम पॉवर्टी को रिड्यूस करें और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जो है इंस्टीट्यूशंस बनाए पुअर के लिए, और फोकस रहेगा विमेन एम्पावरमेंट पर। तो ये सारा हमने अभी देख ही लिया था यहाँ पर, ठीक है। तो फोकस हमारा किस तरीके से है, एफिनिटी बेस्ड विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्पेशल एसएचजीज, यहाँ पर बोथ मेन एंड विमेन आ जाते हैं। फॉर पर्पस विद डिसेबिलिटीज, पीपल विद डिसेबिलिटीज, एल्डर्स या फिर ट्रांसजेंडर। कॉम्पोजिशन की बात करें तो स्टैंडर्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप आपका 10 से 20 मेंबर्स रखता है और स्पेशल में आपके पास मिनिमम 5 मेंबर्स होने चाहिए। फेडरेशन की बात करें तो आप इसको विलेज, ग्राम पंचायत, क्लस्टर या हायर लेवल्स पर बना सकते हो। इसको रजिस्टर करना होता है एप्लीकेबल स्टेट एक्ट्स के अंडर। फाइनेंशियल प्रोविजन, कोई भी कैपिटल सब्सिडी की यहाँ पर आपको देखने की दिक्कत नहीं आएगी। इंटरेस्ट सबवेंशन यहाँ पर अवेलेबल है विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए, और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो सेविंग हैबिट्स को भी प्रमोट करती हैं, क्योंकि ये सेविंग बैंक अकाउंट्स यहाँ पर ओपन करती हैं। लोन्स के लिए बात करें तो इनको एक्टिव होना होगा 6 महीने के लिए। बुक ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये 5 सूत्रास फॉलो करेंगे, रेगुलर मीटिंग्स, रेगुलर सेविंग्स, रेगुलर इंटरलोनिंग, टाइमली रीपेमेंट और अप टू डेट बैंक ऑफ अकाउंट्स। क्वालिफाई करेंगे ग्रेडिंग नॉर्म्स जो हमारे नबार्ड ने दे रखे हैं। फेडरेशन कंडक्ट करेगी ग्रेडिंग पोस्ट फॉर्मेशन। रिवाइव कर सकते हैं डिफंक्ड एसएसजीज, एक्टिव रहेंगे जो मिनिमम 3 महीने के लिए, वो भी एलिजिबल हैं। लोन फैसिलिटी गाइडलाइंस की बात करें तो हम यहाँ पर कॉमन लोन एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो यूज करते हैं, जिसको इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने डिवाइस किया है। टाइप्स ऑफ लोन्स में टर्म लोन, कैश क्रेडिट लोन, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म लोन एंड कैश क्रेडिट लिमिट भी आती है। कैश क्रेडिट लिमिट आपको पता है क्या होती है, यहाँ पर जैसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है कुछ कुछ वैसे ही कर आपकी कैश क्रेडिट लिमिट भी रहती है। इसके बारे में मैंने आपको कुछ और लेक्चर्स में डेफिनेटली बता रखा है। लोन अमाउंट्स की अगर हम बात करें तो अगर सीसीएल की बात करते हैं तो ये मिनिमम आपके लिए कितनी रहती है, ये है 6 लाख रुपए पर एसएसजी, 3 साल का टेन्योर है, ईयरली ड्राइंग पावर दी जाती है। ग्रेजुएशन टू एंटरप्रेन्योर लोन्स यहाँ पर 10 लाख रुपए दिए जाते हैं उन इंडिविजुअल मेंबर्स को जो कि मैच्योर एसएसजीज के मेंबर हैं। मुद्रा लोन 1 लाख पर विमेन यहाँ पर आपका एलिजिबल है सेल्फ हेल्प ग्रुप में। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जब आप अपने करेंट अकाउंट से कुछ पैसा एक्स्ट्रा ले रहे हो, एक लिमिट दे दी जाती है जितना आपके अकाउंट में पैसा है। ये आपका मिनिमम 5,000 रुपए पर एसएसजी मेंबर रहता है, विद अगर आपके पास में प्रधानमंत्री जनधन योजना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर लोन्स की अगर हम बात करें तो 50% या उससे ज्यादा, ठीक है, लोन्स जो हैं वो हमारे 1 लाख रुपए तक के यूज हुए। 75% में 4 लाख से 4 लाख और 85% या उससे ज्यादा का यहाँ पर 6 लाख। तो शुड बी यूज प्राइमरली हमारे इनकम जनरेशन पर्पज से। रीपेमेंट टर्म्स, फर्स्ट लोन आप अगर ले रहे हो तो 24 से 36 महीने में वापस कर दो, सेकंड लोन 36 से 48, थर्ड लोन 48 से 60 और फोर्थ लोन यहाँ पर 60 से 84 मंथ्स में। पेमेंट फ्रीक्वेंसी आपकी मंथली या क्वार्टरली रहेगी, ठीक है। कोलैटरल और क्रेडिट गारंटी की बात करें तो लोन आपका 10 लाख रुपीस या उससे कम है। नो कोलैटरल फॉर मार्जिन या फिर मार्जिन रिक्वायर्ड, कोई भी कोलैटरल की आपको जरूरत नहीं है अगर आपका लोन 10 लाख या उससे कम का है। और कोई भी लीन यहाँ पर एसएसजी सेविंग बैंक अकाउंट की भी नहीं लगेगी, मतलब इसको भी एक कोलैटरल की तरह यूज कर लेते ना एफडी या फिर सेविंग बैंक अकाउंट, तो ये भी नहीं होगी। लोन्स अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा के हैं और 20 लाख से कम के हैं तो कोई भी कोलैटरल यहाँ पर या लीन आपकी सेविंग्स पर नहीं लगेगी। क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। मार्जिन जो है
वो आपकी 10% ऑफ द लोन यहाँ पर अबव 10 लाख में भी अप्लाइड। रिस्क मैनेजमेंट, विलफुल डिफॉल्टर्स जो है उनको फाइनेंस नहीं किया जाएगा। अगर डिफॉल्टर्स आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप में हैं तो उनको भी शायद थ्रिफ्ट और क्रेडिट एक्टिविटी से फायदा दे दिया जाए, अगर ये कॉर्पस बिल्ड करते हैं रिवॉल्विंग फंड असिस्टेंस की हेल्प से। सोशल इंक्लूजन कवरेज टारगेट में हम 50% SC/STs के लिए रखना चाहते हैं, 15% माइनॉरिटीज के लिए, 3% पर्सन विद डिसेबिलिटीज के साथ में। फोकस यहाँ पर 100% कवरेज रहेगा हाउस होल्ड्स का जो कि डेप्रिवेशन क्राइटेरिया हमारे सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग मीट कर रही हैं। फंडिंग पैटर्न में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रल स्टेट 60-40, नदर्न ईस्ट स्टेट यहाँ पर आपका 90:20 रखेगा। ऑफ कोर्स सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में यही वाला पैटर्न चलता है सभी स्कीम्स में। इम्प्लीमेंटेशन एंड नोडल बैंक में इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, इंटरेस्ट आपको थोड़ा कम करके दे दिया जाता है, ठीक है, तो वो एक नोडल बैंक के थ्रू होगा। नोडल बैंक यहाँ पर 2025 से 26 के लिए इंडियन बैंक रहेगा। तो ये जो थोड़ा छोटा मोटा कंपोनेंट होता है ये गवर्नमेंट पे कर देती है। रेफरेंसेस मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई के नोटिफिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज है, सबसे पहले तो कैश क्रेडिट लिमिट एग्जैक्टली होती क्या है। तो ये भी ना एक शॉर्ट टर्म लोन फैसिलिटी है जहां पर बैंक्स क्या करते हैं, वर्किंग कैपिटल नीड्स को फुलफिल करने के लिए पैसा दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या किया जाता है, जैसे हमें कमर्शियल लोन्स दिए जाते हैं वैसे ही यहाँ पर हमारी क्रेडिट वर्दीनेस और कोलेट्रल देखकर हमें बहुत शॉर्ट टर्म के लिए एक लोन तरह की दिया जाता है, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। आरबीआई की रेगुलेटरी रिव्यू सेल यहाँ पर देख लेते हैं इसके बारे में। डेडिकेटेड इंटरनल मैकेनिज्म है ताकि स्ट्रीमलाइन करे फाइनेंशियल रेगुलेशंस को, स्ट्रेंथन करें सिस्टमिक रेजिलियंस को। तो आरबीआई ने एक 30 मेंबर का रेगुलेटरी रिव्यू सेल बनाया था जिसमें की रेगुलेटरी स्ट्रीमलाइनिंग की जा रही है, जितने भी आउटडेटेड या रिडंडेंट रूल्स है उन्हें हटाया जा रहा है और जो डायरेक्टिव्स यहाँ पर है उन्हें कंसोलिडेट किया जा रहा है ताकि क्लैरिटी आए और एफिशिएंसी आए। सिस्टम रेजिलियंस की बात करें तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को हम यहाँ पर इम्प्रूव करें ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी ला पाए। की फंक्शंस क्या है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर 8000 एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस को असिस्ट कर कर हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि 3000 रेगुलेशंस तक इसको कम करके ले आए और यहाँ पर कंसोलिडेशन किया जाएगा, कुछ चीजों को हटाया जाएगा। पीरियोडिक असेसमेंट होगी तो जितने भी रेगुलेशंस हैं उन्हें हर 5 से 7 साल में रिव्यू किया जाएगा। फोकस एरिया यहाँ पर रेलेवेंस, कॉस्ट बेनिफिट, कंज्यूमर इम्पैक्ट और रेगुलेटरी गैप्स है। फेस्ड कंसोलिडेशन किया जाएगा तो 33 कोर सब्जेक्ट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं इन फर्स्ट फेज फॉर यूनिफाइड डायरेक्टिव्स। सिग्निफिकेंस क्या है, अब यहाँ पर वन ऑफ रेगुलेटरी क्लीनअप्स यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगा अंडर गवर्नर एम राजेश्वर राव। आरआरए 2.0 विड्रॉ कर रहे हैं 1000+ आउटडेटेड सर्कुलर्स को। हम सपोर्ट करेंगे आरबीआई के लॉन्ग टर्म प्लान्स को ताकि एक रिफाइंड कोहेरेंट सेट बना पाए 3000 एक्टिव रेगुलेशंस का, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो एक्स्ट्रा न्यूज है ये हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं। आज के पार्ट तक हम यही इतना ही रखते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और दूसरे वीडियो का वेट करना, एक दिन के अंदर वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।